जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड्स को भी हाईलाइट करेंगे हम इस जूम मीटिंग में इंशाल्लाह। हाँ तो मेरे ख्याल में तकरीबन बच्चे आ ही चुके हैं। 22-23 तो आ ही गए हैं। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट कर दें अब स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट करना, क्या ख्याल है? अहमद अबू बकर का सवाल आया है जी कि सर जी मेरा क्वेश्चन तो बहुत ऑड है, लेकिन ये जानना कि स्टैंडर्ड्स लेकर जाना है कि नहीं। बिल्कुल जी, लेकर जाना है। स्टैंडर्ड्स तो हाईलाइट करने के लिए आज हम मिले। अभी देखना, हम स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करेंगे, उसमें दो चार काम की बातें भी हमारी हमें मिल जाएंगी। तो इनशाला जो है वो उससे फायदा होगा। और अगर वो ना भी खोलना पड़े तो कोई मसला नहीं है, खोलना को जरूरी थोड़ा ही है, उसको नहीं खोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो खोलेंगे। मैं जरा मोबाइल ढूंढ लूं, मैंने उसमें स्टैंडर्ड्स के पैराज लिखे हुए थे आपके लिए। अच्छा, अब ऐसा है कि पैराज तो हैं काफी। ठीक है जी। तो अब मेरा दिल ये है कि हम उन पैराज को ओपन करें, क्योंकि वो सारा सारा पैरा भी तो नहीं ना हमने हाईलाइट करना। कुछ चीजें बीच में कम भी होंगी तो वो मैं साथ साथ करता जाऊंगा। तो आप सारे रेडी हो? अब मेरे ख्याल में जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं। 22-23 बच्चे हो गए हैं। यार ये तुम लोग देखो भाई, पता नहीं क्या क्या तस्वीरें आई जा रही हैं। चलो, अच्छा जी। सबसे पहले ना आइए सेट ओपन कर लें आप लोग। अच्छा, IS-7 में मुझे कोई ऐसा चीज नजर नहीं आई जिसको हाईलाइट किया जाए। बस जो आपने पढ़ रखा है IS-7 के अंदर वो इंशाल्लाह इनफ होगा। आपने उसमें कोई चीज हाईलाइट नहीं करनी को, मुझे जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट मीटिंग में बता दूंगा। अच्छा, अब IS-8 को आप ओपन कर लें। कर लिया ओपन सबने? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? बच्चों, स्क्रीन नजर आ यस रही है? सर आ रही है। चलो, अच्छी बात है। अब लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जरा उनको माफ कर देना, ठीक है? क्योंकि क्लास में नहीं हूँ, प्रोजेक्टर नहीं है, बस जैसे हो सका मैं कोशिश करूंगा आपको करवा दूं। पैरा 5 आप ओपन करेंगे जी। अच्छा, पेज नंबर्स पे नहीं जाना, मेरे पास पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड हैं, कुछ प्लस माइनस हुआ तो वो भी देख लेना, ठीक है? मैंने अपने सामने रिसेंट स्टैंडर्ड भी ओपन कर लिए हैं, लेकिन फिर भी होता है कभी पेज आगे पीछे होता है, ये सॉफ्ट वाले कहीं से मिले हुए तो थोड़ा आगे पीछे, उसको माफ कर देना। और बस जो मैं पैरास कहता जा रहा हूँ उनको हाईलाइट करते जाना, ठीक है? सबसे पहले पैरा 5 ओपन कर लें। इसके अंदर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कुछ, ठीक है जी? ये डेफिनेशंस बच्चों, याद रखना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन केस इनमें से कोई चीज आ जाती है तो आपने एज इट इज यहाँ से उठा के उसको लिख देना है। एहतियात के दर्जे में रहते हुए ये चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, इनको यहाँ से पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अब अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन आपको नजर आ रही है? इसको आप हाईलाइट कर लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी और अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एन एसेट दैट रिजल्ट फ्रॉम असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एक्सपेक्टेड। यहाँ से बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। और ये आपको समझाए हुए हैं, सिर्फ ये इसलिए हाईलाइट करवाया जा रहा है आपको कि इन केस कोई डेफिनेशन आ जाए एमसीक्यू के अंदर, तीन चार एमसीक्यू के अंदर वो तीन चार ऑप्शन दे दे और उसमें से कई, इनमें से चेंज इन एस्टीमेट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, तो एक चीज सामने पड़ी होगी इजीली, जो है वो एक आध नंबर मिल सकता है। यहाँ से और कुछ नहीं करना, ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले सफे पे आए। एरर की डेफिनेशन लिखी हुई है। मटेरियल ओमिशन, बेसिकली मटेरियलिटी तो मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया था। मटेरियल ओमिशन मिस स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर वो जो है वो मतलब हो जाए तो वो यूजर के फाइनेंशियल डिसीजन को चेंज कर देती है। इसलिए हम इसको मेरे ख्याल में जो है ना हाईलाइट नहीं करते, ये कहीं और हमने किया हुआ है जहां पे जरूरत थी। प्रायर पीरियड एरर क्या होते हैं जी? आर ओमिशन फ्रॉम स्टेटमेंट टू एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन और मोर पीरियड, ठीक है जी, दैट वाज अवेलेबल व्हेन फाइनेंशियल फॉर पीरियड वर ऑथराइज्ड एंड कुड रीजनबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है जी, बस इतना हाईलाइट करके रख लें। अच्छा, ये ना आपको मैं ये चूंकि मैंने लिख ली है तो ये मैं एक डॉक्यूमेंट बना के भी दे दूंगा।
आपके सामने इसको हाईलाइट करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप जितनी रेलेवेंट चीजें सिर्फ वो हाईलाइट करते चल जाएं, वरना ये पैराज में आपको लिख के दे दूंगा इंशाल्लाह एक पेज के ऊपर, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन अभी साथ साथ हाईलाइट तो कर लेना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की डेफिनेशन है, सिर्फ जितना मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ इसी को करना है आपने। ठीक है जी, ये डेफिनेशन इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है, इसकी डेफिनेशन हाईलाइट कर लें, ये डेफिनेशन पड़ी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट की। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टैंडर्ड यहाँ से पढ़ने नहीं बैठ जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ स्टैंडर्ड्स यहाँ से पढ़ने नहीं बैठ जाना हमने, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सारा IS 8 आता है, हमें सारा कुछ तो आता है हमें। ये सिर्फ इसलिए है कि इन केस कोई चीज भूल जाती है डिस्क्लोजर लिखते हुए, या कोई MCQ आ जाता है उसमें 5-6 चीजें देता है और कहता है ये डेफिनेशन लिखकर, तो अगर जहन में नहीं आती एट फर्स्ट इंस्टेंस तो फिर इस तरफ आओ और सिर्फ ये पैरा जो है आपके सामने हाईलाइटेड हो। इसका तरीकाकार ये होगा बच्चों कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर, मैं आपको थोड़ी देर में ना स्टैंडर्ड एक दिखाता भी हूँ, स्टिकी नोट कैसे लगा लेना, स्टिकी नोट लगा लेंगे उसके अंदर जाके आपको फौरन पहुंचने में देर ना लगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस हमने हाईलाइट की थी। ठीक है, उसके बाद पैरा 11 कौन सा। अच्छा, एक मैंने आपको बात की थी कि आप चाहें तो आप जो है वो पॉलिसी के बारे में, कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करनी है, तो उन्हें हमने हमने वहां पे पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले रेलेवेंट स्टैंडर्ड देखें, अगर वो नहीं है तो रिलेटेड स्टैंडर्ड देख लें, अगर वो नहीं है तो फिर फ्रेमवर्क की तरफ चले जाएं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात उसने यही लिख कर बताने की कोशिश की हुई है। ठीक है, क्योंकि पैरा 10 के अंदर उन्होंने ये कहा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एन IFRS, इसको हाईलाइट मत कीजिएगा, हाईलाइट नहीं करना है इसको। ठीक है जी, अगर कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, ये जबानी आपको याद है बात, ठीक है ना, अगर कोई IFRS जो है वो किसी ट्रांजैक्शन पे स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप, वो फिर 11 के अंदर उसने बताया था कि आप जो है वो रेफर कर लें इस इसके ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कोई सिमिलर IFRS, सिमिलर रिलेटेड इश्यूज, डेफिनेशन रिकग्निशन या कॉन्सेप्ट, तो इसको हाईलाइट नहीं करना ना 10 को ना 11 को, सिर्फ ये बात मैंने आपको बताई है। अगर कर भी लेंगे तो ये वही बात है जो हमने बात की थी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले रेलेवेंट स्टैंडर्ड देखें, इसकी इस चीज से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड है वो अप्लाई करें पॉलिसी सिलेक्ट करते हुए, नहीं है तो कुछ सिमिलर स्टैंडर्ड पे चले जाएं, नहीं है तो फ्रेमवर्क की तरफ जाएं। ये आपको याद होगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ ना कर दो जरा। भाई आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर। बच्चों, अच्छा बड़ी मेहरबानी जनाब, इतनी देर से आपने बताया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंटिटी शेल सेलेक्ट एंड अप्लाइड अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली। ठीक है जी, बस इससे आगे मत जाएं। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये बहुत गैर जरूरी सी ये इस स्टैंडर्ड के अंदर मैंने कुछ चीजें जो है वो बस वैसे ही जरा ज्यादा हाईलाइट करवा रहा हूँ मैं आपको, कोई जरूरत नहीं। आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसी हमने कहा था कि हमने कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पैरा 14 को हाईलाइट कर लें, बल्कि मैं ना आपको मना कर देता हूँ ये हाईलाइट करने से, मत करें ये 10 हाईलाइट, पता है आपको, मत करें ये 11 हाईलाइट। ठीक है, बस 13 के अंदर ये लाइन हाईलाइट कर लें कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब कर सकते हैं? ठीक है, पैरा 14, पैरा 14 के अंदर लिखा है एंटिटी शेल चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय IFRS और results in financial statement providing reliable and more relevant information about effect of transaction other events and conditions financial performance, यानी कि results in financial statement providing reliable and more relevant information, बस इतना हाईलाइट कर लो। ये दो चीजें ही थी। अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो सकती है? जब स्टैंडर्ड बदल जाए, या कब चेंज हो सकती है? जब मैनेजमेंट को लगे कि हमारे इस चेंज से ज्यादा रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा ही है ओ भाई, ऐसा ही है यार, को हाँ ना करते रहो, बच्चे बैठे हैं, पता नहीं कि नहीं बैठे हुए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। अच्छा, सर यस यस लेकिन वैसे क्या कर रहे हैं है, बेटा। हाँ, ये बोलते रहें, कोई मसला नहीं है, हाँ, माइक पे बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने ना सारा कुछ पीछे हटा दिया और मेरे सामने सिर्फ ये स्टैंडर्ड है और इसको मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ आपके सामने, इसलिए मुझे कोई रिटर्न मैसेज यस नो नहीं आ रहा। मैंने जाकर देखा तो यस 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 की लाइन लगी हुई है। ठीक है, जजाकल्ला। अच्छा, उसके बाद फॉलोइंग आर, पैरा 16 को हाईलाइट करें, फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी
पहली बार एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है जी, दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली और वर इमटेरियल, इतना सा लिखो, डिड नॉट अकर प्रीवियसली, और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दैट डिफर्स फ्रॉम प्रीवियसली, ठीक है जी, यानी कि कोई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी पहले से चल रही थी, और द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस अदर इवेंट्स और कंडीशंस दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम those previously occurring and application of new accounting policy for transaction events did not occur previously or were immaterial। इस सारे पैरा के अंदर बल्कि याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हम किसको नहीं कहते, कि जब हम एप्लीकेशन करें न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी की जो कि पहले अकर नहीं हो रही थी। तो इस वाली बात को आप गायब कर दें, सिर्फ इतनी सी बात याद रखें, ये भी आपको पढ़ाया होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जी, हम्म, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, देख लें, इसको भी हाईलाइट कर लें। इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिसी टू रीवैल्यू एसेट इन अकॉर्डेंस विद IAS 16, आगे ना पढ़े IAS 38 वाला, ठीक है जी, इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी डेल्ट विद एज अ रिवैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद IAS 16। ठीक है जी, ये बात आपको बताई हुई है कि जो हम कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है, लेकिन उस चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी को IAS 8 के अंडर डील नहीं करना, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं करनी, बल्कि IAS 16 में जैसे पढ़ा हुआ है वैसे करना है। इसको भी हाईलाइट कर लें। और ये जरूरत अब आपको समझ आ रही होगी कि हाईलाइट ना करने से भी काम क्यों चल रहा था। ये सारी बातें हम लोगों को वैसे ही पता है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट पैराज नहीं, इंपॉर्टेंट पैराज अब इससे आगे शुरू होंगे जब डिस्क्लोजर्स की तरफ हम जाएंगे, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है जी। अप्लाइंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, an entity shall account for change in accounting policy resulting from initial application of IFRS with specific transitional provisions, and when an entity change the accounting policy upon does not include specific। अच्छा, इसमें वो ये कहता है अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज अप्लाई करना है, एंटिटी शेल अकाउंट फॉर चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ IFRS, ये IFRS वाली चेंज है, ठीक है जी, इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ठीक है जी, इफ एनी। इतनी सी बात हाईलाइट करें। और आगे वो कहता है कि अगर कोई ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं है तो फिर क्या करें, तो हमने कहा था ऐसी सूरत के अंदर फिर हम रिट्रोस्पेक्टिवली उसको अप्लाई करते हैं। व्हेन एंटिटी चेंजेस एन अकाउंटिंग पॉलिसी अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एन IFRS डज नॉट इंक्लूड, ये देखो, दैट एंटिटी चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी and for upon initial application of an IFRS that does not include specific transaction provisions, ठीक है जी, it shall apply change retrospectively। ये बातें भी हमने पढ़ी नहीं है। मैंने आपको कहा था दो तरह की चेंज है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, स्टैंडर्ड ने कहा तो स्टैंडर्ड ट्रांजिशन प्रोविजन दे दी तो उसके हिसाब से करो, नहीं दी तो फिर जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, मतलब उसके हिसाब से करना है, ट्रांजिशन प्रोविजन के हिसाब से, अगर नहीं तो फिर जैसे मर्जी करो। अब जैसे मर्जी की तरफ आते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है रिट्रोस्पेक्टिव है चेंज इन पॉलिसी की एप्लीकेशन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब ये एक तो और चीज है, व्हेन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है जी, द एंटिटी शेल एडजस्ट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी अर्लीस्ट पीरियड। ये बात हमने करके देखी हुई है, इसको भी आप हाईलाइट करके रख लें, जरूरत नहीं पड़ेगी इसको खोलने की। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराज हैं मैं अभी एंड पे जाके आपको बताता हूँ, जो आपके पास होने चाहिए, जो डिस्क्लोजर देते हुए आपको ओपन करने पड़ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते जाते हैं जी। कोई इंपॉर्टेंट पैरा है सच इसमें हाईलाइट करने, हाँ, यहां से काम शुरू होता है असल। ये डिस्क्लोजर्स जो है ना, डिस्क्लोजर्स असल में ये आपको ओपन करने पड़ सकते हैं। उसने कहा कि आप एरर करेक्शन नोट बना दें, आप भूल गए कि एरर करेक्शन नोट कैसे बनाना है, तो यहां पर अब आपने एक स्टिकी नोट लगाना होगा इस सफे के ऊपर आके अपने स्टैंडर्ड में, जिसके ऊपर सबसे पहले तो आपने लिखा होता है ना स्टार्ट के ऊपर IAS 8, IAS 8 लिखकर स्टिकी नोट पे नीचे सिर्फ डिस्क्लोजर लिख देंगे और यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने गौर किया पिछले सारे जितने भी मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं उनमें कोई ऐसी खातिर खा बात ऐसी नहीं थी जिसको आपको खोल के भी देखना पड़े, वो सारी बातें आपकी प्रैक्टिस के अंदर है। उम्मीद तो है डिस्क्लोजर वाला पोर्शन भी आपको नहीं खोलना पड़ेगा, लेकिन चलो इन केस डिस्क्लोजर वाला पोर्शन खोलना पड़ जाता है तो कैसे ओपन करके देखना है वो देख लेते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। Disclosure. When initial application of an IFRS has an effect on current period or any prior period would have such an effect except it is incapable to determine the amount of adjustment or might have an effect on future period, entity shall disclose.
डिस्क्लोजर के अंदर आपने क्या बताना है, टाइटल ऑफ आईएफआरएस, वो हमने बात की थी सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में, क्या आईएस 23 में चेंज आ गया है। व्हेन एप्लीकेबल दैट द चेंज अकाउंट पॉलिसी मेड इन अकॉर्डेंस विद, अच्छा अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपने इसको किया है तो वही बता दो कि जी ट्रांजिशनल प्रोविजन गिवन थी, हमने उसके हिसाब से इसको चेंज किया है। नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जी इंटरेस्ट को पहले एक्सपेंस आउट करते थे, फिर अब कैपिटलाइज कर रहे हैं। व्हेन एप्लीकेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशनल, अगर कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन है ना सवाल में गिवन, तो वो भी आप उस अंग्रेजी वाली जगह पे लिख दें। व्हेन एप्लीकेबल transitional provisions that might have an effect on future, इसको रहने दें, for the current period and each prior period presented to the extent practicable the amount of adjustment for each financial statement line item and EPS। अब ये क्या है, हम चेंज इन पॉलिसी के नोट के अंदर मैंने कहा था करंट पीरियड को भी प्रेजेंट करते हैं और प्रायर पीरियड को भी प्रेजेंट करते हैं। मैंने किताब के अंदर भी ऐसे निशान लगवाए थे कि यहां पर आपकी जब बात हो रही होती है पॉलिसी चेंज की तो करंट और प्रायर पीरियड दोनों की बात करता है, और जब एरर की बात आएगी तो सिर्फ प्रायर पीरियड की बात करेगा। अभी जाकर हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। खैर, फॉर द करंट पीरियड एंड ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड टू एक्सटेंड प्रैक्टिसेबल द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम इफेक्टिव, जो हम कहते थे द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलो, नीचे स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखते थे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अर्निंग पर शेयर के अंदर भी चेंज आ जाता है। अब ईपीएस के टॉपिक में जाके मैंने आपको बताया था, अगर खुदा ना खास्ता कोई पिछले साल का एरर इस साल पकड़ा जाता है, तो पिछले साल का प्रॉफिट सही करने के लिए वो प्रॉफिट बदल गया, तो फिर प्रॉफिट बदला तो हमने एक सवाल भी इस तरह से किया था, तो ईपीएस को भी बदल देंगे ना। ठीक है, ये एक सवाल हमने किया भी था। बात समझ आ रही है? हाँ ना कर दो, मेरी आवाज भी सही यस आ सर। रही है? ओके ओके। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पीरियड बिफोर दोज प्रेजेंटेड टू एक्सटेंड प्रैक्टिसेबल, ठीक है देख लो, वो प्रीवियस ईयर को ही बता ही रहे होते हैं हम। इफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिसेबल, ठीक है जी, तो बता दो द सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंडीशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एंड फ्रॉम द चेंज। वो ये कह रहा है कि अगर कोई इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है तो उसके बारे में बता दो कि वो किस वजह से और उसका इफेक्ट क्या है। तो ये सारी बातें जो हैं ये, अच्छा अब ये नोट हमने बनाना सीखा होगा। नोट के अंदर हम क्या करते थे, अंग्रेजी के अंदर पहले थोड़ा सा लिखते थे कि जी ये चीजें चेंज हुई हैं, उसके बाद फिर हम कहते थे जी इस चेंज की वजह से रेलेवेंट लाइन आइटम्स के अंदर ये चेंज आ रही है। तो थोड़ी सी यही बातें जो हैं, ये अगर इन केस वो कह देता है कि जी कौन कौन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, कोई एमसीक्यू में पूछ लेता है या कहीं कह देता है कि लिस्ट डाउन कर दो, वैसे करेगा नहीं लेकिन कह देता है नोट बनाओ। नोट बनाते हुए आपके जहन से निकल जाता है कि जी नोट कैसे बनाना था, तो आपको ये 4-5 चीजें यहाँ पे हेल्प दे जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये तो ऊपर वाली चेंज तो थी, ये ऊपर वाली चेंज तो थी जब स्टैंडर्ड ने बदला, व्हेन इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ एन आईएफआरएस हैज एन इफेक्ट ऑन द करंट और प्रीवियस पीरियड। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आप जाहिर बात है उस आईएफआरएस के बारे में बताओगे। ठीक है, उसकी कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन है तो उसके बारे में बताओगे। ठीक है, नेचर क्या है चेंज की, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशनल प्रोविजन। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन वाली बातें कब आती हैं, जब स्टैंडर्ड होता है। बाकी अगली बातें एफ से ऑनवर्ड जो हैं वो इंशाल्लाह सेम रहेंगी बाकियों में भी। ठीक है, जैसे इधर देखें, When a voluntary change in accounting policy has an effect of current or any previous period, ये जब मैनेजमेंट ने कहा था हम अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो सिर्फ नेचर बताएंगे, रीजन बताएंगे कि हम न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे कैसे, पहले हमने कहा जी फाइफो से एफको पे जा रहे हैं, फिर जी क्यों जा रहे हैं जी, वो ज्यादा रेलेवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब फॉर करंट एंड फ्यूचर ईच पीरियड प्रेजेंटेड टू द एक्सटेंट प्रैक्टिसेबल, क्या बताओ जी, फॉर द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस पर शेयर। वही वाली बातें हैं ऊपर वाले, और इसमें फर्क क्या है, ऊपर हमने ये बताया स्टैंडर्ड कौन सा बदला है, उसने कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजन दी हैं तो वो क्या है, और उसके हिसाब से चेंज किया या नहीं किया। नीचे हमने वॉलंटरी किया था तो इसके अंदर इसीलिए वो दूसरी चीजें नहीं नजर आ रही जो आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक नजर आती हैं, बाकी सब सेम है। द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पीरियड बिफोर दोज प्रेजेंटेड, इफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिसेबल, सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू, वही वाली बातें जो बिल्कुल ऊपर लिखी है। तो ये दोनों अलग अलग मैंने हाईलाइट सिर्फ करवा दी हैं आपको, बेसिकली ये एक ही इकट्ठे हो जाते हैं। यानी अगर आप सिर्फ 28 पैरा को अपने पास हाईलाइटेड रखें और सिर्फ ये ध्यान रख लें पर्चे के अंदर कि अगर किसी स्टैंडर्ड की चेंज की वजह से पॉलिसी चेंज हो रही है तो टाइटल ऑफ आईएफआरएस, ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में चेंज, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये एडिशनल चीजें आ जाती हैं। ठीक है,
और उसके अलावा बाकी सारे स्टैंडर्ड, बाकी सारे डिस्क्लोजर्स हैं वो सेम ही होते हैं, तो 29 को अलग से हाईलाइट करने की जरूरत भी नहीं रह जाती। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में आपको पता ही है कि थोड़ी सी बात थी कि हम उसको सिर्फ जो है वो उसका करंट और फ्यूचर ईयर के अंदर जो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, सिर्फ हम उसको ले लिया करते थे। ठीक है जी। तो एक चीज मैंने आपको कही थी कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज याद रख लें, पैरा 35 के अंदर वो लिखी हुई है। मैंने कहा था कि अगर आपको ना पता लग रहा हो कि चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज एस्टीमेट है, तो उसको चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट लेना, लेकिन साथ ही मैंने कहा था ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। और सही है। बाकी 32 पैरा के अंदर उसने सिर्फ ये बताया हुआ है कि चेंज एस्टीमेट किन किन चीजों में आ सकता है, बैड डेट है, इन्वेंट्री ऑफ सॉल्यूशंस हो रही है, इस किस्म की बातें हैं, आप उनको छोड़ दें, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, 36 के अंदर लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट shall be recorded, जितना मैं हाईलाइट करूं सिर्फ उतना करना है, shall be recorded prospectively by included in profit and loss in the period of change if change affects that period only, or the period of change and in the period of change and in future periods if the change affects the both। ठीक है, तो यही हमने किया था। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब ही यही था, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है कि हम उसको करंट और फ्यूचर में चेंज करते हैं। ठीक है, हम उसको प्रीवियस पीरियड के अंदर रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं करते। ठीक है, तो सिर्फ इसके अंदर इतनी सी बात को आप हाईलाइट करके रख लें। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं डिस्क्लोजर। वैसे डिस्क्लोजर आपको याद ही है। ठीक है, 12 पैरा 39 डिस्क्लोजर का है। ठीक है, इसके अंदर आप देखें वो कहता है एंटिटी शेल डिस्क्लोज नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आपको याद होगा हमने कहा था जी, ड्यूरिंग द ईयर लाइफ हैज बीन रिवाइज फ्रॉम 10 years to 15 years लेट्स से। ठीक है जी, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन प्रॉफिट्स इज एज फॉलोज। हमने करंट और फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स की बात की थी, तो यही लिखा हुआ डिस्क्लोजर में, एंटी शेल डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट दैट हैज एन इफेक्ट इन करंट पीरियड। ठीक है जी, और इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इफेक्ट ऑन फ्यूचर पीरियड। आगे ना पढ़े, एक्सेप्ट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्यूचर, ये छोड़ें। ठीक है, तो इतनी सी बात सिर्फ हाईलाइट कर लें 39 के अंदर, जितनी मैंने हाईलाइट की है। अच्छा, ये मैं इसलिए आपके जूम सेशन में कर रहा हूँ, एक सफा भी दे सकता था आपको, लेकिन अगर मैं जूम सेशन में सफा दूंगा तो उसमें मैं पैरा 39 लिखूंगा सिर्फ। अब पैरा 39 के अंदर सिर्फ इतनी सी बात हाईलाइट करनी है, इसलिए मैं जूम सेशन के अंदर आ गया, ताकि फजूल चीजें भी आप साथ में कहीं ना करते चले जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एरर्स की बारी आती है। अब दो चीजें हो गई हैं। पहली चीज देखो, पहली चीज क्या थी जी, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। मैंने कहा अकाउंटिंग पॉलिसी का जो चेंज है उसको रिट्रोस्पेक्टिवली आपने अप्लाई करना है, और सिर्फ आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर्स के अंदर डायरेक्ट जंप लगानी, ऊपर वाली बातें अहम नहीं थी, डिस्क्लोजर के अंदर आना है और 28 को जेन में रख लेना है बस। 29 उसी जैसा ही है, सिर्फ उसमें स्टैंडर्ड की बातें नहीं। ठीक है, उसके बाद चेंज एस्टीमेट में सिर्फ पैरा 36 काम का था। ठीक है, और उसके बाद उसके डिस्क्लोजर 39 के अंदर लिखा हुआ था। अब एरर्स के बारे में क्या लिखता है जी, पैरा 42 के अंदर, सब्जेक्ट टू दिस एंटिटी शेल करेक्ट मटेरियल, एंटिटी शेल करेक्ट मटेरियल प्रायर पीरियड एरर रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है जी, इन द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अथॉराइज फॉर इशू आफ्टर द डिस्कवरी। यानी कि आपको पिछले साल का या उससे पिछले साल कुछ जब 10 साल पुराना भी आपको एरर इस साल मिला है ना, तो इस साल आपने रिट्रोस्पेक्टिवली उसको सही करना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। बाय रीस्टेटिंग कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर द पीरियड्स प्रेजेंटेड इन विच, अमाउंट्स को भी हम कर देते थे। ठीक है, और एरर अकर बिफोर अर्लीस्ट पीरियड रीस्टेटिंग द, ये अब ये दो बातों में क्या लिखा हुआ है, ए और बी में वो ये लिखता है, जैसे मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट चेंज इक्विटी है, हम 20 में खड़े हैं तो 20 और 19 की चेंज इक्विटी हमारे सामने है, लेकिन गलती 18 की पकड़ी गई है, तो 18 की गलती को ओपनिंग में सही कर देते हैं। ठीक है, तो इस पैरा को भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अगर कर लिया तो सॉरी। ठीक है ना, मतलब सिर्फ इतनी सी बात आपने ऊपर वाली हाईलाइट करके रख लेनी है कि हमने प्रायर पीरियड एरर को क्या करना है, एंटिटी शेल करेक्ट मटेरियल प्रायर पीरियड एरर रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, 43 में कहता है, हाँ ये तो आपको वो बात पता ही, पीरियड प्रायर पीरियड एरर शेल बी करेक्टेड बाय रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर आपको पता है कि हमने कहा था फिर सिर्फ चाहे करंट पीरियड के अंदर ही आप चेंज कर दो। उसके बाद पैरा 49 में डिस्क्लोजर्स हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि जो डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड एरर का है उसके अंदर सिर्फ करंट पीरियड की सिर्फ प्रायर पीरियड की बात करेगा, इन अप्लाइंग एंटिटी शेल डिस्क्लोज फॉलोइंग नेचर, नेचर ऑफ प्रायर पीरियड एरर, फिर फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। अब ये बातें हैं जो आपको मैंने वैसे ही करवाई हुई हैं बेटा,
तो आप लोगों को सिर्फ एक ना कॉन्फिडेंस लैग कर रहे थे जी, स्टैंडर्ड क्यों नहीं हाईलाइट और स्टैंडर्ड क्यों नहीं हाईलाइट, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, जैसे अब इधर आओ, ये डिस्क्लोजर अभी मैं दिखा के गया हूँ आपको, कितने गए कितने गए, कहाँ गए, ये रहा डिस्क्लोजर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही वाली बात, करंट, ये देखो करंट और प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, बताओ कि हर लाइन आइटम पे क्या असर पड़ा है और ईपीएस पे क्या असर पड़ा है, करंट और प्रायर दोनों का बताओ। अब जैसे ही हम प्रायर पीरियड एरर के डिस्क्लोजर्स पे आए, तो प्रायर पीरियड एरर के डिस्क्लोजर्स के अंदर उसने लिखा हुआ है फॉर ईच ओनली प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, सिर्फ प्रायर पीरियड प्रेजेंट की बात की, और ये बात आपको मैंने वैसे ही बताई हुई है। ठीक है जी, बाकी अगली बात वही है, अगली बात वही है, तो हर लाइन आइटम का इफेक्ट बताओ और बेसिक और डेरिवेटिव डीपीएस के ऊपर इफेक्ट बताओ। ठीक है जी, द अमाउंट ऑफ करेक्शन एट बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड, वो ओपनिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। इफ रिट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट इम्प्रैक्टिकेबल, द सर्कमस्टांस दैट लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंडीशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, वही वाली बातें सेम, यानी कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसमें आपको परेशान कर दे। अच्छा जी, अब देख लें कितना टाइम रह गया, इस तरह से हम पार्ट्स के अंदर ही मेरे ख्याल में करते चलेंगे। अगर कम टाइम रहेगा तो मैं अगली मीटिंग शुरू करूंगा और सब बच्चे आ जाएंगे जी, बिल्कुल 8 मिनट रह गए हैं और 7 बच्चे और आने के लिए इंतजार में हैं, अल्लाह माफ करे। चलें, अब ये भी आ जाएंगे। आहा, इसको स्टॉप करते हैं, जरा शेयर करना। अच्छा जी, अब अम, चलें जी, अब जो बच्चे अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बच्चे, सिर्फ IS 8 की हमने हाईलाइटिंग की है अभी तक, ठीक है। तो उसके अंदर जो है, इसकी बहरहाल मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, चूंकि इसलिए इतना मसला नहीं होने वाला आप लोगों को, अल्लाह ने चाहा तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में साथ ही साथ हम अब अगले को ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, IS 16 ओपन कर लें जी, IS 16 जल्दी हो जाएगा। IS 16 में, अच्छा अभी IS 8 में ना मैंने कुछ ज्यादा बातें आपके साथ ना डिस्कस की, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि देखो, आप लोगों को ये सब चीजें आती हैं, ये सारी बातें बहुत सारी बातें ना वैसे ही लिखी होती हैं। ठीक है यार, ये अपने माइक्स तो ऑन ऑफ कर लें। अब हम कोशिश ये करते हैं कि ये 7 मिनट जो रह गए हैं, इन 7 मिनटों के अंदर हम IS 16 को कर लें हाईलाइट। ठीक है जी, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, अच्छा जी, सबके सामने स्क्रीन है जी? हाँ ना कर दो, क्योंकि मैंने बंद कर दिया। ओके, चलें जी, अब IS 16 के अंदर आते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस में एक दो डेफिनेशंस हाईलाइट कर लेते हैं, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप पैरा 5 पे आएंगे। 5 में स्कोप है, रहने दें इसको, ठीक है। आप पैरा 6 के ऊपर आ जाएं। स्कोप पैरा वैसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन FAR 2 में जाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब हम ये देखते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड पे ये अप्लाई हो रहा है, कौन से पे नहीं हो रहा, दूसरे में जा रहा है। यहाँ पे भी बातें सिंपल हैं, इसलिए आप डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर आ सकते हैं जी। डेफिनेशन के पैरा के अंदर बियरर प्लांट की डेफिनेशन को आपने बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करना, IS 41 के अंदर जाके पढ़ लेंगे। ठीक है जी, और कॉस्ट की डेफिनेशन है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और फिर अदर काइंड गिवन टू और कंस्ट्रक्शन, ये कर लें बिल्कुल इसको हाईलाइट। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है डेप्रिशिएबल अमाउंट, रहने दें। डेप्रिसिएशन क्या होती है, रहने दें। एंटी स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं आप, ये अक्सर जगहों पे इस्तेमाल होती है, चले यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिन पर्पस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, ये भी हाईलाइट कर लें आप, कहीं पे इसको यूज करना पड़ ही सकता है। रिकवरेबल अमाउंट छोड़ें, रेजिडुअल, हाँ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट क्या होती है जी, इससे भी MCQ बन सकता है। इनफैक्ट एक MCQ आया भी हुआ है पास पेपर के अंदर गालिबन इसका, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो ये डेफिनेशन इसीलिए हुआ करती हैं जी। ठीक है, अच्छा यूजफुल लाइफ की भी डेफिनेशन आप हाईलाइट कर लें। यूजफुल लाइफ क्या होती है, जितना अरसा हम एसेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्तेमाल करेंगे, है तो बहुत सिंपल, लेकिन हाईलाइट करके रख लें, कभी कभी ना ऐसे MCQ के अंदर आ जाता है, तो फिर बंदे को जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, यूजफुल लाइफ क्या है जी, यूजफुल लाइफ कहता है जी इज द पीरियड ओवर विच एन एसेट एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द
फ्रॉम द एसेट बाय द एंटिटी। ठीक है जी, मैं जरा टाइम भी देख लूं, इनको भी कर लूं एडमिट। ले जी, अभी भी 5 मिनट है जी। ओके, चलें जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। आगे जंप मार के आए पैरा 12 के ऊपर। पैरा 12 के अंदर वो कहता है अंडर रिकग्निशन प्रिंसिपल एंड इट डज नॉट रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम कॉस्ट डे टू डे सर्विसिंग। हाँ, ज्यादा दी ये दे, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात, पैरा 12 का सिर्फ इतनी सी बात लिखो, सब्सिक्वेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, बल्कि टेबल बनवाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ, तो वो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। डे टू डे सर्विसिंग ऑफ आइटम्स दैट दीज कॉस्ट आर रिकग्नाइज, जो है रिकग्नाइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जैसे ही वो इनकर हो, बस इतनी सी बात। डे टू डे सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, उनको प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। ठीक है जी, उसके बाद पार्ट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सम आइटम्स मे रिक्वायर रिप्लेसमेंट। देखो ये रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सम आइटम्स ऑफ पीपीई मे रिक्वायर रिप्लेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है जी, अब इनके बारे में क्या कहा जा रहा है जी? अंडर एंटिटी रिकग्नाइज द कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम, ये मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ, an entity records carrying amount of item of PPE, the cost of replacing part of such item when that cost is incurred in recognition criteria are met, and the carrying amount of these parts that are replaced is de-recognized in accordance with मैंने आपको कहा था, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एसेट के अंदर हमने को पार्ट, मेजर पार्ट रिप्लेस करना है, तो उस पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। जो नया पार्ट होगा उसको हम एसेट कॉस्ट में ऐड कर देंगे, एज एन एडिशन लेंगे, और जो पुराना पार्ट है उसको डिस्पोजल के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ठीक है जी, 14 जैसा ही है, इसलिए अलग से इसको करने की हाईलाइट जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पैराज हैं अब से शुरू हो रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराज, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपको यूज करना पड़ सकता है। आप भूल जाएं, आपको 10 12 15 चीजें दे दे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर, आप कहे कि जी 10 12 15 चीजें हैं। ठीक है, इनमें से आप बताएं जी कौन सी एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो ये आपको वही वाली चीजें जो आपकी किताब के अंदर लिखी हुई थी। ठीक है, तो पैरा 16 आप हाईलाइट करें। अच्छा, 15 भी कर ले। 15 में कहता है एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर रिकग्निशन ऑफ एन एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। उसको हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। अब कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई में क्या क्या होगा? परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ब्रिंगिंग द एसेट टू करंट कंडीशन लोकेशन। वही सारी चीजें तो आपकी किताब के अंदर लिखी हुई हैं, आपकी जो क्रिसेंट वाली बुक के अंदर लिखी हुई, वही सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट। बस इससे आगे उसको करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में शामिल होती हैं। आगे वही एग्जांपल्स हैं, पैरा 17 बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स में क्या कुछ आता है जी? एम्प्लॉय बेनिफिट्स आते हैं जी, रिसाइट रिस्टोरेशन आती है जी, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग आती है, इंस्टॉलेशन असेंबली आती है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आती है, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं वो जो प्रोसीड्स होती हैं, उसकी टेस्ट रन के अंदर चीजें बनती हैं, प्रोफेशनल फीस को हम ऐड करते हैं। तो पैरा 17 बिल्कुल रेलेवेंट है, इसको आप इसके अंदर से आप ये चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद 18 को छोड़ें, 19 पे जंप करें। 19 में एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट आइटम्स ऑफ पीपीई, उसमें क्या है जी? कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग न्यू फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट सर्विस, सारी किताब के अंदर लिखी हुई बातें यहाँ पे भी लिखी हुई, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग विद न्यू कंडीशन लोकेशन, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स। साथ साथ में टाइम की तरफ भी देख रहा हूँ, 1 मिनट 15 सेकंड रह गए। अच्छा, अब सबसे अहम ऐलान ये कि जैसे ही ये मीटिंग क्लोज होगी, मैं उसके बाद फौरी तौर पे मीटिंग स्टार्ट करूंगा। आपने सेम लिंक को ज्वाइन करना है और सेम लिंक पे वापस आ जाना है। मैं 2 से 3 मिनट में फिर इससे आगे हाईलाइटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो पैरा 19 को भी आपने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद पैरा 20 के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। यहाँ पर सिर्फ आप फॉलोइंग कॉस्ट, यहाँ से सिर्फ फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ पीपीई। 20 के अंदर सिर्फ ये दिखाना है आपने। ठीक है, इतना सिर्फ पूरे 20 के अंदर सिर्फ इतना हाईलाइट करके ये लिख लें, कॉस्ट इनकर्ड वाले आइटम कैपेबल ऑफ बीइंग फुल कैपेसिटी से नीचे है तो वो कॉस्ट आ रही है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज है, या रीलोकेटिंग या रीऑर्गेनाइजेशन। ये किताब के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं, इन केस पर्चे के अंदर आ जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 20 के अंदर सिर्फ इतना सा हाईलाइट करके रख लें आप। उसके बाद पैरा 22 पे जंप करके हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, इसके अंदर लिखा हुआ है इज डिटरमिन यूजिंग सेम प्रिंसिपल्स एज फॉर एन एक्वायर्ड एसेट। ठीक है जी, या आप यहाँ पर भी जो है वो मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में भी आप सेम रूल लगा सकते हैं जो आपने लगा रखे हैं।
जी बच्चे, आपका ये क्वेश्चन है। तब तक हम जरा बच्चों के पूरे होने तक जरा थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको भी शुरू कर देते हैं। हाईलाइट करना दोबारा, स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं जरा। जी बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, पास पेपर्स का IS 16 के अंदर पास पेपर 4 है आपके सामने। जी सर। इसमें ये सेटलमेंट डिस्काउंट 3% है। इसको हमने जी इनिशियली जी। इग्नोर किया था, लेकिन मैंने आपको कह दिया था कि ICAP को हमने ईमेल डाली हुई है कि इसका क्या करें, मेरे हिसाब से माइनस होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। तो ICAP की क्लैरिफिकेशन आ गई थी ये को आखिरी महीने के अंदर, जिसके बाद फिर हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से मतलब सॉल्व करना है। ये मैंने सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, और ये सोल्यूशन मैंने लेक्चर 114 था गालिबन, जिसके हैंडआउट के अंदर, बहरहाल जो भी आखिरी लेक्चर था उसके हैंडआउट के अंदर भी मैंने इस पिक्चर को इस तरह से प्लेस कर दिया था। अब सेटलमेंट डिस्काउंट के साथ हमने ये काम किया। सेटलमेंट डिस्काउंट को भी हमने कॉस्ट में से माइनस किया है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट कॉस्ट है फिर उसको हम उठा के ले गए हैं, और फिर उसको आगे जो है वो काउंट फॉर किया, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर बाद में दोबारा पूछ लीजिएगा। ये बात समझ आ सही। गई है कि सेटलमेंट जी डिस्काउंट को हमने माइनस करना है, ये तो डिसाइड हो गया जी। ना। अब इस सवाल के अंदर सिर्फ एक जगह पे, एक ही सवाल में ये अप्लाई हुआ था, हमारे पास जितने सवाल थे, तो इस एक सवाल के अंदर हमने इसको अप्लाई करके भी देख लिया, ठीक है। इसका सोल्यूशन चेंज हो गया किताब वाले सोल्यूशन से। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू बेटा। सो वेरी मच। ओके बेटा, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर। हाँ जी, मोहम्मद इस्माइल, अगर ज्यादा सवाल नहीं है तो पूछ लो एक आधा सवाल, फिर जरा हाईलाइटिंग की तरफ चलें। सर स्प्रिंग 2022 में जो कैश फ्लो का एमसीक्यूज आया था, एमसीक्यूज नंबर 3, सर हम्म। वो समझा दें बस। स्प्रिंग 2022 में कैश फ्लो किताब के अंदर है? सर किताब के अंदर नहीं है। फिर कहाँ है? सर पेपर में मैंने देखा है ना, वो पास पेपर जो 2022 का FR1 का था उसमें। ये पिछले अटेम्प्ट का जो है? सर स्प्रिंग की अटेम्प्ट जो थी पिछली, ऑटम की थी, उससे पिछली, हाँ, तो फिर सेकंड स्प्रिंग लास्ट। के अटेम्प्ट वाला तो होना चाहिए था ना किताब में, मेरे चांद, मैं ये कह रहा हूँ। ओके। सर शायद। हाँ, मैं दिखाता हूँ, है किताब में। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है चंदा। सॉरी सर फिर। मैं कुर्बान बन जा। ये है, यही MCQ है। नहीं सर, ये तो इजी है बहुत। तो स्प्रिंग 22 का सर तो यही वो। है, कैश फ्लो का तो यही है बेटा। चलें MCQ कर लेते हैं अब उसको डिस्कस। अब यहीं पे ही हूँ मैं इंशाल्लाह, तकरीबन 11:30 12 बजे तक मैं आप लोगों के साथ ही मीटिंग करूंगा इधर आज, ठीक है। जब तक अब मीटिंग नहीं होती रहेगी, हम बार बार शुरू करते रहेंगे जिस जिसका क्वेश्चन आता रहे। जी बच्चों, जी, और इसके अलावा कोई सवाल इस्माइल है आपका? बच्चे आ चुके हैं मेरे ख्याल में, हाईलाइटिंग शुरू करते हैं दोबारा। इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर तो होते ही रहेंगे। तैयार हैं सब फिर? जी सर। चलो। सर एक क्वेश्चन पहले बता दें, फिर हाईलाइटिंग शुरू कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं जी, बताएं। जो चौंगटार वाला क्वेश्चन था एनपीओ का, और सर हम्म। जो मेहताब वाला था, सर हम्म। एक में हमने डायरेक्ट इसमें वन वार्ड को जो है ना फंड्स में ही लिखा था, हालांकि उसका भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा था। और दूसरे में जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के फंड को हम सर लाइबिलिटीज में डायरेक्ट ले गए थे, उसको यार हमने उसकी फंड्स में वजह नहीं लिखा था। यार उसकी वजह ये है कि चौंगतार वाले सवाल के अंदर उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। जी सर। लेकिन लेकिन आप उसको भी आप लाइबिलिटीज में लिख सकते हैं, पर उसको मोटाइज नहीं कर सकते, मैंने ये समझाया था, ओके सर। ठीक है। जी आयजा, को छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, तो पूछ लें। आपका भी हाथ खड़ा है, फिर ये ना हो खड़ा रह जाए आपने हाईलाइट ना करने हो स्टैंडर्ड्स, जल्दी से बताएं। आयजा। सर जी बाद में पूछ लूंगी मैं। ठीक है, हाईलाइट करने शुरू करें फिर। एक और सर जी छोटा सा क्वेश्चन है सर। बाद। यार अब हाईलाइट कर लें यार, यस इस्माइल सर। फिर करते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में हम पहुंचे हुए थे। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट वाला एक सवाल हमारी एग्जांपल्स के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर वो गालिबन कोई हमने मैं एग्जांपल ही देख लेता हूं ताकि वो रेफर कर दूं। तो इस पैरा के अंदर सिर्फ इतनी लाइन हाईलाइट कर लेना आप, और उसके बाद बाकी आपने सिर्फ उस एग्जांपल को जाके देख लेना होगा, ठीक है। वो एग्जांपल
अभी तक तो मुझे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये स्क्रीन नजर आ रही है ना? नो सर। ना यार, ऐसे ना करें, ठहर जाए 1 मिनट, पहले फिर ये काम कर लें। ये क्या रिकॉर्डिंग बीच में मैंने रोक दी थी? स्क्रीन शेयर और शेयर। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था आपको कि यहाँ पे कहीं पर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड की एक एग्जांपल मौजूद है। लेट मी ढूंढ। आप ना बताना, ये ना हो कि उस्ताद को बता दें उसको आसानी से मिल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है ना? हम क्यों बताएं सर, खुद ही ढूंढने। हालांकि जिन्होंने पता पढ़ होता रखा सर। होता है। पता क्या मतलब होता है? ये कोई पता होने वाली चीज है? तो वैसे ही पता होनी चाहिए थी आपको। हम्म, ये तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाली एग्जांपल है। एक और एग्जांपल होनी चाहिए थी हमारे पास। हम्म, ठहरो, फिर ये लेक्चर नोट्स के अंदर होगी और फिर इस क्वेश्चन की भी हम जो है वो कोई डिस्कशन सी कर लेंगे। अच्छा आजा यार, आजा, तेरी मेहरबानी। बस ये नाराज हो गया मुझे लगता है। हाँ जी। नहीं यार, मुझे मिल नहीं रहा। चले, ये मेरे आपको मिला है? बता दो प्लीज। पेज नंबर 4 पे है एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड हाँ ना, एग्जांपल। वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ यार। रोड इंटरनेशनल लिमिटेड। हाँ, रोड इंटरनेशनल लिमिटेड के वही नाम वही से। वही वही, बिल्कुल वही। पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिला था, मैं तेजी से गुजर गया। सर आप बूढ़े हो गए हैं ना, याददाश्त कमजोर कहाँ है। कहाँ, चुप कर जा, बूढ़े हो गए कहाँ? पेज नंबर 2 के ऊपर नहीं आ रहा। अभी तो सर दुकान है। ये पेज 4 के ऊपर है। ये पेज 4, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। ये छोटी सी एक एग्जांपल है, ठीक है जी, कि जितनी कॉस्ट भी है उसका आंसर भी नीचे लिखा, उसकी एंट्रीज भी हैं। तो आप सिर्फ जो है ना इसको एक नजर देख लेना जिस वक्त आप ये पैरा हाईलाइट करोगे अपने घर पे। मतलब अब क्लास के बाद ही देखना है ना, अभी तो हाईलाइटिंग चल रही है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं जी। उसके बाद जी डायरेक्ट आप जंप लगा के आए, पैरा 28 पे आ जाए। 1 मिनट यार, भाई जान जान दो जी। पैरा 28 में क्या है? चले इसको भी रहने दें। मतलब ठीक है, आपको पता ही है, गवर्नमेंट ग्रांट से आप इसको कम कर लेते होते हैं। हाँ जी। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, एंटिटी शेल चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। पैरास की रेफरेंसिंग को छोड़ें, एंटिटी शेल चूज आइदर कॉस्ट मॉडल और द रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है जी। एज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड शेल अप्लाई दैट पॉलिसी इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट। ठीक हो गया जी। 29 के अंदर उसने कह दिया कि ये आपने करना है। ठीक है। अब 30 में आए, तो 30 के अंदर उन्होंने क्या कहा? आफ्टर रिकग्निशन ऑफ एन एसेट आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शेल बी कैरिड कॉस्ट लेस अकोमोडेशन लेस इम्प्लीमेंट लॉस इफ एनी। और रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है जी? पैरा 31 के अंदर, आफ्टर रिकॉर्डिंग एन एसेट आइटम whose fair value can be liable can be shall be carried at its revalued amount being the fair value at the date of real less any subsequent cumulative depreciation and impairment loss। ठीक है जी। आगे ये बात आपको वैसे पता है, shall be sufficiently regularly done, revaluation shall be done sufficient with sufficient regularity to ensure that carrying amount does not differ materially from that which would have been determined using fair value at the reporting period। ठीक है जी। तो बस ये दो बातें आपने यहाँ पे हाईलाइट कर लेनी, ये पता है आप लोगों को, बस हाईलाइट करवा रहा हूँ ऐसे ही जरा
असल बात तो आगे आएगी डिस्क्लोजर्स के अंदर जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, एक मिनट मुझे जरा स्टैंडर्ड को यहाँ से भी खोलने दें। 31 के बाद 32-33 डिलीटेड, ठीक है, 32-33 डिलीटेड। ओके, अच्छा अब इसको ना आप मतलब हाईलाइट ना करें, वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। व्हेन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट when an item property equipment is revalued, ठीक है, carrying amount is adjusted in any of the two ways, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है, पोर्टल पे भी आ गई होगी। और दूसरा क्या है, एलिमिनेशन वाला मेथड। तो हम नॉर्मली एलिमिनेशन वाला मेथड ही करते हैं, यही आज तक टेस्ट हुआ है, इसी को हमने सीखा होता है, लेकिन इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, पैरा 35 को हाईलाइट मत करना, ठीक है। अच्छा, अब काम शुरू होता है जी। इफ एन आइटम ऑफ पीपीई एंटायर क्लास ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक पीपीई को आपने करना है रीवैल्यू, तो सारी क्लास को करना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने किसी बिल्डिंग को रीवैल्यू करने का सोचा है तो सारी बिल्डिंग्स को रीवैल्यू करना है। एक नहीं कि एक को कर लिया दूसरी को ना किया। हाँ, ये कर सकते हो, बिल्डिंग को रीवैल्यू करो और लैंड को ना करो, बिल्डिंग को ना करो। तो इसलिए उन्होंने ये क्लास ऑफ एसेट की जो बात की है ना, द एंटायर क्लास, तो ये जो क्लास की बात की है, इस क्लास के नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं कि डिफरेंट क्लासेस क्या होती हैं। फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ सेपरेट क्लासेस। लैंड एक क्लास है, बिल्डिंग्स एक क्लास है, लैंड बिल्डिंग इकट्ठा भी हो सकता है, मशीनरी है, शिप्स हैं, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना। तो नीचे बीरर प्लांट को छोड़ो, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, काटना मत, क्योंकि फाइनल में जाके रेलिवेंट हो ही जाना है, बल्कि FAR 2 में जाके रेलिवेंट हो जाना है, जब IS 41 आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आपको जहन में होना चाहिए कि हमने किसी एक, अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम को, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर रिवैल्यू करने का सोचे तो सारी क्लास को रिवैल्यू करना जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद जी ये 36 हो गया, जंप लगा के आए। ये आपको पता है, कर लें बहरहाल हाईलाइट। अगर कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज को हमने OCI के अंदर और रिवेल सरप्लस के अंदर लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर इंक्रीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में उस हद तक जा सकता है अगर कोई पहले डिक्रीज गया हुआ, ये आपको पता ही है पहले ही, ठीक है। और अगर कोई डिक्रीज इन रिवेल्यूशन आया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, ठीक है। और अगली बात आपको पता है, अगर कोई डिक्रीज ऐसे एसिड के ऊपर आया जिसका पहले कोई सरप्लस पड़ा है तो वो पहले उसको खाएगा। तो ये बातें आपको पता है, करना है हाईलाइट तो कर लें, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा जी, उसके बाद स्पटनिक वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, उसके अंदर ये चीज अप्लाई हो रही थी कि हर पार्ट आइटम पीपी का जो है, जिसकी कॉस्ट हो सिग्निफिकेंट टू टोटल कॉस्ट, उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं सेपरेटली, ठीक है। कोई इतना इंपॉर्टेंट पैरा नहीं है, बहरहाल आपने हाईलाइट करना है तो कर लें। एक इंपॉर्टेंट बात, डेप्रिसिएशन चार्ज या प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये तो आपको पता है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, असल इस पैरा में इंपॉर्टेंट बात ये है, अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। आपको मैंने बताया था कि मिसाल के तौर पे एक जनरेटर है और वो जनरेटर कैंटीन बनाने में इस्तेमाल हो गया है, तो उतने अरसे की उसकी डेप्रिसिएशन को है वो कैंटीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, करना है तो हाईलाइट कर लें। उसके बाद आप डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन पीरियड की बात करते हैं, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है, हाँ जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, 50 को छोड़ें बस, ठीक है। 51 में कहता है रेजुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ शेल बी, हाँ ये चेंज इन एस्टीमेट के बारे में कह रहा है। रेजुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ को हर साल के एंड पर हमने रिव्यू करना है, और अगर एक्सपेक्टेशन डिफर कर रही है फ्रॉम प्रीवियस एफटी, द चेंज शेल बी अकाउंटेड फॉर द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन अकॉर्डेंस विद IS 8, बस। तो कहता है कि हर सर साल वो के एंड पे, हर साल के एंड पे यूजफुल लाइफ को और रेजुअल वैल्यू को आपने जो है वो रिव्यू करते रहना है, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट आ जाए 55 को, मैं पढ़ लूँ इसको, हाईलाइट करना या नहीं करना। हाँ देख लें, वैसे आपको पता ही है डेप्रिसिएशन को हम स्टार्ट करते हैं जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, दैट इज व्हेन इट इज इन लोकेशन कंडीशन नेसेसरी टू कैपिटल ब्ला ब्ला ब्ला। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सीजेज एट द अर्लीस्ट ऑफ द डेट व्हेन एसेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ये आपके सिलेबस में नहीं है। और एट द डेट व्हेन एसेट इज, बल्कि आप यूं लिख लें, आपके लिए रेलेवेंट कितना है इस पैरा के अंदर, सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेज at the date when the asset is disposed, ठीक है। therefore depreciation does not cease when the asset becomes idle, और हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये
ये वाली बात ये मैंने आपको बताई हुई है वैसे कि डेप्शन को आपने रोक नहीं देना है अगर एसेट कुछ अरसे के लिए बंद पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ओके, और रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज और इज फुली डेप्रिशिएटेड, ठीक है जी। अनलेस कि वो फुली डेप्सिट हो जाए, उसकी डेप्शन को आपने नहीं रोकना, चाहे वो कुछ अरसे के लिए बंद भी पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, अगली बात वो तो आपको पता ही है, यूजेज मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो जीरो भी हो सकती है अगर कोई प्रोडक्शन ना हो। बहरहाल इस डेप्रिसिएशन के पैरा के अंदर ये थोड़ी सी बातें आपको पता है, हाईलाइट करना चाहें तो कर लें। उसके बाद आप 60 पे जंप करके हैं डेप्शन मेथड के अंदर। डेप्शन मेथड मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसा यूज करना है जो रिफ्लेक्ट करे पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है जी। अब वो स्टैंडर्ड ने ये बताया हुआ है यहाँ पर कि जी वो भी है डेप्शन मेथड भी आपने रिव्यू करना है एटलीस्ट इन ईच फाइनल लेंथ, और अगर कोई चेंज है उसके अंदर तो उसको भी आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के तौर पे लेना है। तो ये बातें आपको मतलब कर लें हाईलाइट, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको खोल के देखने की, आपको वैसे ही पता है, ठीक है जी। उसके बाद इम्पेयरमेंट को मैं यहाँ पे नहीं छेड़ा, उसका अपना स्टैंडर्ड मौजूद है, वहीं पे जाकर देखेंगे। जरा देख लूँ कोई बच्चा तो नहीं और आ गया जी, बिल्कुल एक स्टूडेंट है। अच्छा जी, उसके बाद जी 67 में है डी रिकग्निशन यानी डिस्पोजल, ठीक है। वो कहता है जी कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम शेल बी डिस्पोज डी रिकग्नाइज, यानी निकाल देंगे किताबों से ऑन डिस्पोजल, और व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड, वही बात हो गई कि अब किसी काम का नहीं रहा तो किताबों से निकाल के फेंक दो, ठीक है जी। और 68 में वो कहता है गेन और लॉस राइजिंग फ्रॉम डी रिकग्निशन शेल बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट और लॉस व्हेन आइटम इज डी रिकग्नाइज, ठीक है जी। बस इससे आगे क्या पता ही है आपको ये, अब ठीक है, अब मैंने कहा पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो कर लें। लेकिन जो मैं पेज के अंदर शायद ये पैराज लिख कर भेजूं तो उनमें से कुछ मजीद कम भी कर दूं इसमें, ठीक है, जो मुझे अभी देखते हुए भी लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद 73 पैरा पे हैं डिस्क्लोजर स्टार्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हर स्टैंडर्ड के अंदर जो डिस्क्लोजर्स हैं उनको आपने स्टिकी, पहले स्टैंडर्ड का ना स्टार्ट के ऊपर आपने ना लगा लेना है ना स्टिकी नोट, जिसमें आपने लिखा होना है आगे 16। उसके बाद डिस्क्लोजर्स के अंदर जाके आपने अलग से उन डिस्क्लोजर्स वाले सफे के ऊपर भी एक स्टिकी नोट लगाना है I-16 डिस्क्लोजर्स, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है, आपकी किताब के अंदर भी मौजूद थे, हमने पढ़ा भी था, हमने अप्लाई भी किया था। तो इन पैराज को आपने हाईलाइट करना है, लेकिन जिन जिन पैराज को मैं कर रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को कर लीजिएगा, कोई चीज छोड़ूं तो उसको रहने दीजिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्क्लोज मेजरमेंट बेसिस, depreciation method, useful life, depreciation rates, gross carrying amount, and accumulated option at beginning and end, ठीक है। A reconciliation of carrying amount at beginning and showing additions, increase or decrease resulting from revaluation, impairment loss recognized in profit or loss, reversed in profit or loss, बस, और डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाकी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है चीजें, ठीक है। अदर चेंज उन्होंने लिखी है, छोड़े इस बात को, बस आपने सिर्फ इसमें से, और ये आपको नोट बनाना आता है, ये पीपीई का नोट है बच्चों, ये पीपीई का नोट है। मेजरमेंट मेथड, यूजफुल लाइफ वगैरह, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग बतानी है, रेकन्सिलिएशन बतानी है, एडिशन, रीवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट या डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके अलावा कुछ हाईलाइट नहीं करना यहाँ से, इसीलिए ना, क्योंकि अब मैंने आपको पेज के ऊपर तो लिख के देना था डिस्क्लोजर के अंदर 73 को हाईलाइट कर लें, लेकिन आपने पकड़ के सारा कुछ ही करने लग जाना था, तो इतना काफी है। उसके बाद 74 है, 74 में कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल ऑल्सो डिस्क्लोज, ये भी जरूरी है क्या, कोई, ये सारी किताब के अंदर लिखी बातें थी, प्लेज किया हुआ है कोई आइटम या कोई एग्जिस्टेंस है, किसी रिस्ट्रिक्शन की एग्जिस्टेंस है तो लिख के बता दो। मॉक के अंदर भी आया था, ये एक लाइन लिखी हुई थी, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकग्नाइज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इन कोर्स ऑफ इस कंस्ट्रक्शन, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स को हमने की हुई हैं, ठीक है। और डी को छोड़ें, 74 के डी को छोड़ें, ठीक है जी, डी को रहने दें। उसके बाद आप फिर जंप करके आए 77 पे, 74 के डी को नहीं करना हाईलाइट, ना पढ़ना है, 77 पे आए, इफ आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट फॉलोइंग शैल आल्सो बी डिस्क्लोज। अब ये किसके आ गए हैं जी, ये रीवैल्यूएशन वाले डिस्क्लोजर्स आ गए, shall also be disclosed, क्या जी, effective date of revaluation, whether independent valuer was involved, for each revalued class the carrying amount that would be recorded had there been no revaluation वाली लाइन, ठीक है। और revaluation surplus indicating the change movement in revaluation surplus। तो ये आपने 77 के अंदर A B E और F इनको हाईलाइट कर लेना है,
ठीक है जी, कोई और बच्चा नहीं आया फिलहाल। ओके, कितने बच्चे बैठे हैं? 15 है, चले कम हो गए हैं। ओके जी, उसके बाद फिर आपने 77 के बाद, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। User of financial system may also find following information relevant for their needs. Therefore, entities are encouraged to disclose them. अब ये कौन कौन सी हैं? Carrying amount of temporarily idle PPE, gross carrying amount of a fully depreciated asset and still in use, carrying amount of retired for active use and held for disposal, और when cost model is used fair value if it is materially different. ये सारी बातें किताब के अंदर मौजूद हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, उसके अंदर उस वक्त याद भी तकरीबन हो गई थी। इन केस अगर आपको पीपीई का नोट बनाना आता है, उसमें कोई एक आधी चीज ऐसी आती है जो आपको उस वक्त समझ नहीं आती, अव्वल तो वो भी समझ आ जाएगी, इन्हीं में से होगी, आपने एक बार हाईलाइट करते हुए फिर पढ़ लिया, आपको पता होता है। ठीक है जी, तो बस ये थे जनाब IAS 16 के पैरास। टाइम को देखते हैं, अभी काफी टाइम पड़ा है। ठीक है, जब 10 मिनट रह जाए तो कोई एक बच्चा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब IAS 16 के बाद चलते हैं जी IAS 20 पे। IAS 20 के अंदर आपने डेफिनेशंस के ऊपर आना है, और डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले ये डेफिनेशन आपने लाजमी हाईलाइट कर लेनी है। ये ना हो पर्चे के अंदर लिखा हो कि कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम अ लोकल बॉडी इतने रुपए आपको जी, ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, सिमिलर बॉडीज। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, किताब के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी हाईलाइट कर लीजिए आप। ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है? गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू, यहीं पर हाईलाइट कर लें। ठीक है जी। और इन केस अगर आपको कोई MCQ आ जाता है तो इसको ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है जी। और गवर्नमेंट ग्रांट्स की डेफिनेशन को भी आप हाईलाइट कर लें यहाँ पे। ठीक है, पता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ओपन करने की किसी भी सूरत में, अनलेस के आपको कोई डेफिनेशन देकर नीचे कहे कि मतलब को 3-4 डेफिनेशन दे दे और कहे इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो ओपन करके देख लेना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ग्रांट रिलेटेड टू एसेट अलग से, ग्रांट इनकम अलग से कोई नहीं जरूरत। फॉर गिवेबल लोन की डेफिनेशन को आप हाईलाइट कर लो, ये भी बताया हुआ है कि होते क्या है। ठीक है जी। फेयर वैल्यू बस एक बार देख लिया था IAS 16 के अंदर, वो काफी है, और कोई इसके अंदर डेफिनेशन हाईलाइट ना करें। पैरा 6 के अंदर आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर समटाइम्स कॉल्ड बाय अदर नेम्स सच एज सब्सिडीज, सबवेंशन एंड प्रीमियम्स। ये किताब के अंदर लिखा हुआ, लेकिन यहाँ भी लिख लें। अगर वो कह देता है कि जी गवर्नमेंट ने आपको कुछ सबवेंशन दी है, तो फिर ये ना समझना कि ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, तो ये 6 को भी हाईलाइट कर लो। ठीक है जी। भाई आवाज आ रही है? सारे हाँ ना कर दो, काफी देर हो गई है, खामोशी छाई हुई है। यस सर। ओके ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स नंबर 7 हाईलाइट करो। गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू shall be recorded until they are reasonable assurance that entity shall comply with condition and grant will be received। ये recognition क्राइटेरिया था जो किताब के अंदर आपको लिखाया भी था, पढ़ाया भी था, समझाया भी था। यहाँ हाईलाइट भी करके रख लें, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं एंड पे ना जाके, एंड पे इन सारे स्टैंड को हाईलाइट करने के बाद एंड पे जाके आपको बताऊंगा कि किस वक्त आपने सिर्फ इनको ओपन करने की कोशिश करनी है। कोशिश करना है इनको ना ही ओपन करें, ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं थी, ये सारी बातें आपको वैसे ही पता है इंशाल्लाह। उसके बाद पैरा 10 पे आए। अ फॉरगिवेबल लोन is treated as government grant when there is enough assurance that entity will meet the terms of forgiveness of loan। और 10A के अंदर benefit of government loan at a below market interest rate is a government grant, the loan shall be recorded and measured in accordance with IFRS 15, IFRS 9। ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इतना हाईलाइट कर लो। एंड शेल मेक डिफरेंस बिटवीन इनिशियल, इसको तो रहने ही दो। इतना काफी है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, द लोन शैल बी रिकग्नाइज्ड इन मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद, चलो बल्कि ये भी करो, बेनिफिट ऑफ लो मार्केट शैल बी मेजर्ड एट डिफरेंस। बस इतना काफी है। ठीक है जी। लेकिन ये हाईलाइट करके रख लो, अगर कोई फॉरगिवेबल लोन के बारे में कोई बात लिखनी आ जाती है, कोई डिस्कशन करनी आती है, तो लाइनें यहाँ से उठा के आप लिख सकते हो, क्योंकि IAS 20 के टॉपिक के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं, वो डिस्कशन के लिए आपको अंग्रेजी लिखने का भी कह सकता है। तो कोई फॉरगिवेबल लोन आ गया, कोई बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट आ गया, कोई इस तरह की चीज आ गई, तो यहाँ से लाइन उठा के आप लिख भी सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मीटिंग, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी 12 पे, पैरा 12 पे आ जाएं। गवर्नमेंट ग्रांट शेल बी रिकॉर्डेड इन
profit or loss on a systematic basis over a period in which the entity recognizes the expense or related cost for each grant। यानी कि जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट हो उसके साथ साथ उसको एक्सपेंस वो बनता जाए तो इस ग्रांट को भी इनकम बनाते जाओ। ये आपको बताया हुआ है मैंने, हाईलाइट कर लो करना है तो। फिर 17 पैरा पे आओ। In most cases, the periods over which an entity record cost or expenses related to government grant are readily, इसको एक मिनट रुक जाओ अभी ना हाईलाइट करो, रुक जाओ। In most cases, the periods over which an entity record cost and expenses, thus not recognized specific। ये ग्रांट इन रिकग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द सेम पीरियड इन रेलेवेंट एक्सपेंसेस। वही ऊपर वाले की जो है ना, हमने ये लाइन लिखी हुई थी ना, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉर्ड करनी है सिस्टमैटिक बेसिस पे, उसी के बारे में थोड़ी तफसील लिखी हुई है 17 के अंदर कि ग्रांट इन रिकग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेंस आर रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द सेम पीरियड एज द रेलेवेंट एक्सपेंसेस। सिमिलरली ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट आर यूजुअली रिकॉर्डेड जब उनकी डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड करनी है। तो ये 17 के अंदर इतनी बात आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। के बाद जी पैरा नंबर हाँ ये अच्छा आपको पता है, लिख लो इसको। एक ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट जो कि ऑलरेडी खर्चा हो चुका है उसकी मद में या इमीडिएट फाइनेंस मोड की मद में आई है, तो आपने उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लेना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। टेबल भी बनवाया था आखिरी क्लास के अंदर, ये सारी बातें उसके अंदर भी लिखी हुई हैं। पैरा 23 में आ जाए, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में क्या कहते हैं जी। उसको या तो आप फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करो, और अगर नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव क्या है कि उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, बताया हुआ है, हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद पैरा 24 में है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी ग्रांट फेयर वैल्यू शैल बी प्रेजेंट आइदर बाय सेटिंग अप ग्रांट एज डेफर्ड इनकम और डिडक्टिंग। हाँ एसेट रिलेटेड ग्रांट के साथ ये करते हैं पैरा 24 के अंदर, आप ये हाईलाइट करना चाहें तो कर लें। पैरा 29 को हाईलाइट कर लें, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर प्रेजेंटेड, रिलेटेड एक्सपेंस में से भी निकाल सकते हैं और अदर इनकम के तौर पे अलग से भी लिख सकते हैं इनकम को, ग्रांट इनकम को। उसके बाद जनाबे वाला रीपेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैरा के अंदर सारी ट्रीटमेंट लिखी हुई है, इन केस भूल जाओ तो, वैसे ओपन नहीं करना अगर याद हो तो। गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम रीपेबल शैल बी काउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीम। ठीक है जी। रीपेमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अमोर्टाइज्ड डेफर्ड credit recognized in respect of to the extent that the repayment exceed any such deferred credit or which the repayment shall be recorded immediately in profit and loss। दूसरा है repayment of grant related to an asset shall be recorded by increasing carrying amount of asset, या वही वाली बातें, ये सारा ट्रीटमेंट आपको बताया हुआ है, लेकिन इन केस को बच्चा भूल जाता है रीपेमेंट के अंदर, तो पैरा 32 के अंदर सारा कुछ ही लिखा। पैरा 34 को हाईलाइट कर लो, गवर्नमेंट असिस्टेंस होती क्या है। ठीक है जी, वो कहता है कि जी जिनको हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं। पैरा 34 के अंदर ये लिखा हुआ है। और इसके आगे पैरा 35 में सिर्फ ये कुछ एग्जांपल एग्जांपल ऑफ असिस्टेंट दैट आर फ्री टेक्निकल मार्केटिंग एडवाइस या प्रोविजन ऑफ गारंटी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ असिस्टेंट दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन इज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ बेनिफिट माइट बी अनक्वेश्चन बट दे अटेम्प्ट टू सेग्रीगेट ट्रेडिंग ड्यूटीज। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है डिस्क्लोज करना चाहिए। एग्जांपल ऑफ असिस्टेंट दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, आगे लिखा होगा। हाँ ये 36 में लिखा हुआ है गालिबा, 36 में। The significance of benefit in above example may be such that disclosure of nature, extent and duration of assistance is, हाँ तो ये असल में बेसिकली पैरा 36 के अंदर डिस्क्लोजर है ऑफ नेचर, एक्सटेंट और ड्यूरेशन ऑफ असिस्टेंस। ठीक है जी। तो डिस्क्लोजर क्या क्या देना है ये भी हमने पढ़ा था किताब के अंदर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कहता है जी, फॉलोइंग मैटर शैल बी डिस्क्लोज, अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ये किताब के अंदर लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। Nature and extent of government grant recorded in financial statement in an indication government assistance benefited unfulfilled conditions contingencies वगैरह ये। ठीक है जी, बाकी ट्रांजिशनल प्रोविजंस वगैरह कोई नहीं हाईलाइट करने की जरूरत होती। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेस देन 10 मिनट्स रह गए, अगले पे चलते हैं। अगला पैरा 23 है, सॉरी IS 23 है, बोरिंग कॉस्ट। इसको ओपन कर लें।
जी, डेफिनेशन का पैरा 5 होगा इसके अंदर। इसके अंदर बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप हाईलाइट करके रख लें अपने पास। उसके बाद क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी हाईलाइट कर लें। उसके बाद आप पैरा 12 पे आ जाएं। पैरा 12 में हमें, बल्कि एक मिनट यार, एक पैरा, हाँ ये पैरा 7 भी कर लें। डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्वालिफाइंग एसिड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फॉलोइंग मे बी क्वालिफाइंग एसिड, इन्वेंट्री भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इंटेंजिबल को रहने दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बीयर प्लांट को भी रहने दो, आपके सिलेबस में जो नहीं उनको रहने दो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वो कह रहा है कि सिर्फ यही ना समझना कि प्लांट ही होता है या बिल्डिंग ही होती है क्वालिफाइंग एसिड। अगर इन्वेंट्री बनने में अच्छा खासा अरसा ले, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पावर जनरेशन फैसिलिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने में अच्छा खासा अरसा ले, तो ये सब क्वालिफाइंग एसिड हो सकते हैं। अच्छा जी, अब 7 के बाद आप जंप कर रहे हैं पैरा 12 पे। टू द एक्सटेंट दैट एंटिटी बोरोड स्पेसिफिकली फॉर क्वालिफाइंग एसिड, एंटिटी शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट लेबल फॉर कैप्चर एज द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बोरिंग। हाँ, ये वो बात तो आपको पता ही है, बस अगर खामखा हाईलाइट करना चाहें तो कर लें, ठीक है। कि स्पेसिफिक फंड जो होते हैं, स्पेसिफिक लोन जो होता है, उसका इंटरेस्ट और उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को आप नेट करके एसडी कॉस्ट में ऐड कर दिया करते हैं, ठीक है। हाँ, और टू द एक्सटेंट दैट एंटिटी बोरोज फंड जनरली यूज देम फॉर पर्पस ऑफ obtaining क्वालिफाइंग एसिड, द एंटिटी शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर ऑन दैट एसिड। बस इतना सा इसको कर लें। जनरल लोन का रूल भी आपको पता है, यहाँ पर बस इतना सा हाईलाइट कर लें। उसके बाद पैरा 17 है, कमेंसमेंट कब होगी, एंटिटी शेल बिगिन द कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड ऑन कमेंसमेंट डेट। अब कमेंसमेंट डेट क्या होती है, उन्होंने कहा जी कमेंसमेंट डेट होती है द कमेंसमेंट डेट फॉर कैपिटलाइजेशन is when entity meets all the following conditions: incurs expenditure, incur borrowing cost, undertake activities that necessary prepare asset for intended। हमने इसको इस तरह से लिखा था कि कमेंसमेंट की डेट होती है लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट पेमेंट। तो यही वाली बात बनती है यहाँ पर भी, जरा और मुश्किल अंग्रेजी के अंदर बस लिखी हुई है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद पैरा 20 में आ जाए। एन एंटिटी शैल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स का मतलब ये होता है कि जो रूटीन से हट के पीरियड हो, अगर उसमें अगर काम रुका हुआ है तो बोरिंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करना रोक दें, यानी नॉन रूटीन जिसको हमने कहा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद भाई आवाज आ रही है सबको, सही चल रहा है काम, बहाना यस कर दो। सर। ओके, 2-3 बच्चे तो कर दो, एक ही। ओके 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 ओके। अच्छा जी, अब उसके बाद पैरा 22 पे आए। 22 में कहता है एंटिटी शेल सीज कैपिटलाइजेशन व्हेन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। कहता है जी सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज अगर हो जाएं, इंटेंडेड यूज और सेल की कंप्लीट, तो हमने बोरिंग कॉस्ट को रोक देना है, ठीक है। और वैसे तो पैरा 23 मैंने इनिशियली नहीं जेहन में रखा था कि आपको हाईलाइट करवाऊंगा, लेकिन 23 के अंदर ना उसने जरा लिखा हुआ है, वो भी अगर आप साथ कर लें। एन एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर यूज when physical construction of it complete, though routine admin work might still continue if minor modifications such as decoration of property वगैरह वगैरह अगर रहते हैं, तो हम उसको यही समझेंगे कि वो कंप्लीट हो गया है। तो ये साथ में हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट तो 22 ही था। उसके बाद पैरा 26 पे आ जाएं। डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या क्या बताना है, एंटिटी शेल डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड इन द पीरियड एंड कैपिटलाइजेशन रेट यूज्ड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ, ठीक है जी। तो ये IAS 23 हो गया हमारा, और अभी भी 4 मिनट हैं, तो हम IAS 33 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। IAS 33 पे आ जाएं। एक लंबा स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें से हम थोड़ा सा इंशाल्लाह सिर्फ हाईलाइट करेंगे जितना को हमें जरूरत है। जैसे कि डेफिनेशंस का पैरा 5 है, इसमें आपने एंटी डाइल्यूशन की डेफिनेशन देख लेनी है, कोई आ जाए MCQs में तो, वरना आपने अपने तरीके लगाने हैं, इसको पढ़ के समझ नहीं बैठ जाना, जस्ट हाईलाइट करें, जहां फंसेंगे ओपन करेंगे, ये हेल्प कर देंगे, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद डाइल्यूशन की डेफिनेशन है, अगले 4-5-6 लाइनें छोड़कर इसको भी हाईलाइट कर दें, ठीक है जी। उसके बाद पैरा 12 पे आ जाएं।
अर्निंग्स क्या होती हैं जी? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक अर्निंग्स पर शेयर अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बस ठीक है, इतना काफी है। ठीक है जी। ओके, उसके बाद पैरा 12 के बाद पैरा 19 पे जंप करें। शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर शेल बी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। कर लें, ऐसी तसल्ली के लिए आपके हाईलाइट करवा रहा हूँ, वरना इनको क्या करने की जरूरत है? आपको नजर ही आ रहा है कि ये तो हमें वैसे ही बातें पता है। 26 weighted average number of shares outstanding in the period for all players shall be adjusted for events other than conversion of potential। ठीक है जी। अच्छा, इसको ठहरें एक मिनट। इसको आप रहने दें, मतलब ठीक है, ये ऐसी फिर गहरी सी बात है, इतना सोचने का तो टाइम पर्चे में नहीं होगा, जरूरत नहीं है। बस ठीक है, आपको पता है जो करना है। 26 को रहने दें। डायरेक्ट डीपीएस के अंदर आए तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डायरेक्ट डीपीएस एंटी शेल एडजस्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आगे ये ना कंसोलिडेशन बीच में, इसलिए जितना मैं कर रहा हूँ, एडजस्ट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ ऑल डाइल्यूटेड पोटेंशियल शेयर्स। ये इतना सा हाईलाइट कर लें 31 के अंदर। उसके बाद आप डायरेक्ट जंप करके आए पैरा 64 में। Retrospective adjustment. If the number of ordinary potential shares outstanding increase or as a result of capitalization bonus share split or decrease in result as say reverse split कहते हैं consolidation को, the calculation of basic and direct EPS for all period presented shall be adjusted retrospectively. Retrospective restatement आपको कहा तो जरूरी है। These changes occur after reporting period but before financial। इस अगली लाइन को रहने दें, ये IAS 10 की एप्लीकेशन है, ये आप लोगों के ऊपर अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो पैरा 64 के अंदर आपने सिर्फ इतना सा हाईलाइट कर लेना, आपको पता है बट कर। फिर पैरा 67 में आए, प्रेजेंटेशन की कहानी शुरू हो गई। कहाँ प्रेजेंट करें? वो कहता है जी अर्निंग्स पर शेयर इज प्रेजेंटेड फॉर एवरी पीरियड फॉर विच स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज प्रेजेंटेड। जितने अरसे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये मैं वापस जा रहा हूँ जरा ऊपर, इसके स्कोप के अंदर जो है एप्लीकेशन मैंने पढ़ाई हुई थी, इसका स्कोप पैरा जरा इंपॉर्टेंट था, और हमने पढ़ा था कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ अप्लाई होता है ऐसी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऐसी एंटिटी की जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। ठीक है ना? तो इसलिए ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। तो लिस्टेड कंपनी के बारे में हम कह रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितने अरसे की इनकम स्टेटमेंट बनी है उतने अरसे की उसको अर्निंग पर शेयर भी उस हर पीरियड की दिखानी पड़ेगी। ठीक है। और वो कहता है इफ डायरेक्ट डीपीएस इज रिपोर्टेड फॉर, इसको ग्रीन कर लेते हैं एक मिनट। इफ डायरेक्ट डीपीएस इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट वन पीरियड शेल बी रिपोर्ट फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड इवन इफ इट इज इक्वल टू बेसिक। ठीक है। और अगर इक्वल भी है तो एक ही लाइन के अंदर लिख दो। जी, हम पैरा 67 पे थे, लेकिन उससे पहले मीटिंग क्लोज हुई थी, तो जरा जहांजेब का क्वेश्चन है, पहले वो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं अब रिकॉर्डिंग की तरफ। जी जहांजेब, क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रेशियोज वगैरह वो इसमें भी है स्टैंडर्ड्स के अंदर? मुझे मिली नहीं है वो। नहीं, वो नहीं है। ओके सर। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके जी, सबको नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आपको कैसे नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है जी? यस सर। अच्छा, पैरा 66 पैरा 64 तक कर लिया था ना मीटिंग जब चल रही थी तो? यस सर। अच्छा, 67 प्रेजेंटेशन के, में। हाँ प्रेजेंटेशन में 67 के अंदर मैंने कहा कि अर्निंग पर शेयर जो है वो हर पीरियड की प्रेजेंट करनी है, डायल्यूटेड हो तो भी हर पीरियड की करनी है, और दोनों को एक लाइन में कर सकते हैं अगर सेम हो तो। ये किया हुआ है, सिर्फ इसको हाईलाइट करना है तो कर लें। 67A में इफ एन एंटिटी प्रेजेंट्स आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन a separate statement, its basic present basic and direct EPS in that separate। वो मैंने आपको जो बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग पेज पे हो और ओसीए अलग पेज पे हो, तो बेसिक और डायरेक्ट ईपीएस को जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाले सफे पे लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद एंटिटी अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी डिस्क्लोज कर रही है तो उसको चाहिए कि वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अलग से ईपीएस बताए, चाहे तो वो मेन फेस के ऊपर बता दे, चाहे तो वो जो है वो नोट्स के अंदर बता दे। ठीक है, और सही है।
जी सर ठीक है। अच्छा, अब 70 के अंदर डिस्क्लोजर्स हैं, डिस्क्लोजर्स के अंदर सिर्फ ए और बी को आपने हाईलाइट कर लेना, सी डी को रहने दें, काटना मत। असल में ये फाइनल में आपके लिए रेलेवेंट हो जाती हैं चीजें, लेकिन अभी के लिए इररेलेवेंट है। तो ए और बी में हमने वही लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर क्या यूज किया है बेसिक और डायलूटेड में, और इन दोनों में फर्क किन किन चीजों की वजह से है, रेकंसिलिएशन बना के बताओ। बी में लिखा हुआ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने यूज किए डिनोमिनेटर में और बेसिक के लिए और डायलूटेड के लिए, और इनमें डिफरेंस क्या क्या है, रेकंसिलिएशन बना के बताओ। तो ये नोट आपको बनाने सिखाए हुए हैं, बहरहाल इनको हाईलाइट कर लें अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा IS 33 खत्म हो जाता है। अब IS 36 की तरफ मूव करते हैं। IS 36 के अंदर भी कुछ पैरा ताकि हम हाईलाइट कर लें। जी पहुंच गए हैं, डेफिनेशंस पे आ जाएं। कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन ठीक है, पता होनी चाहिए इस स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि कैरिंग अमाउंट यूज ही होती है, इसको हाईलाइट कर लें। कैरिंग अमाउंट क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट लेस अकोमोडेशन लेस इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। ठीक है। उसके बाद ये कैश जनरेटिंग यूनिट वगैरह कोई नहीं आपके सिलेबस में, ये ना कहना और कॉर्पोरेट एसेट ये क्यों नहीं हाईलाइट करवा रहे, कोई जरूरत नहीं है इनको करने की। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती हैं, ठीक है, जो एसेट को बेचने की वजह से पड़ी। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस, कैश जनरेटिंग यूनिट को हाईलाइट भी ना करो। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस ये है, इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। मैंने कहा कोई बच्चा भूल जाता है इम्पेयरमेंट लॉस कब आता है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर ले। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट होती है कैश नेट, तो कैश नेट बीच में घुसा हुआ है, आपके सिलेबस में है नहीं। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू कॉस्टल और वैल्यू इन यूज। ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट की भी डेफिनेशन आप हाईलाइट कर लो। अच्छा बच्चों, ऐसे एक बात तो बताओ, मॉक सर की दो पूछे। मॉक आप सबने दिया है जितने बैठे हुए हैं? यस सर। मॉक की डिस्कशन इंशाल्लाह अगर रात को करें तो आओगे जूम मीटिंग में? यस सर। आ जाओगे? तंग तो नहीं कर रहा आप लोगों को ज्यादा टाइम लेके? ये तो सर ऑप्शन है, मैं रिकॉर्डिंग, जी मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे भी दे दूंगा जो ना आना चाहे तो, लेकिन आ जाओगे तो जरा रौनक लग जाती है और क्या। ओके चलो ठीक है देखते हैं, सर। फाइनल नहीं है, मैं बता दूंगा, कम से कम 2 1 घंटे पहले बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट की होगी डेफिनेशन। उसके बाद आ जाओ पैरा नंबर 9 पे। स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? यस सर। ओके। जी जी। अच्छा, पैरा 9 को पढ़ो जरा, मैं जरा चार्जर उठा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आज FR 2 वालों को बुलाता ही नहीं, आज हम ही मिलते हैं बस। अभी इसके बाद ना फिर ये जरा आप हाईलाइटिंग जल्दी जल्दी कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पैरा 9 पे मैं था। An entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that asset may be impaired. If any such indication exists, the entity shall estimate recoverable amount of the asset. ठीक है जी। तो इंडिकेशन होगी तो फिर आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है। उसके बाद पैरा 9 के बाद आप पैरा 12 में आओ और यहाँ पे आपको वो इंडिकेशंस मिलेंगी। ठीक है। पैरा 12 के अंदर एंटिटी शेल कंसिडर एज अ मिनिमम फॉलोइंग इंडिकेशंस। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है, ये वही वाली जो किताब के अंदर लिखे हुए थे, यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। देयर आर ऑब्जर्वेबल इंडिकेशंस दैट एसेट्स वैल्यू हैज डिक्लाइंड ड्यूरिंग द पीरियड सिग्निफिकेंटली मोर देन एक्सपेक्टेड, significant change with an adverse effect on entity have taken place during the period, जो कि टेक्नोलॉजिकल या मार्केट इकोनॉमिक या लीगल एनवायरनमेंट की वजह से आए हैं, या मार्केट इंटरेस्ट रेट और अदर रेट्स ऑफ रिटर्न हैव इंक्रीज्ड। अब आप कहोगे सर ये पहले ही बता देते, हम इतना मुश्किल से हमने चीज़ों को याद किया,
स्टैंडर्ड के अंदर ये लिखी हुई थी। तो हम ये क्यों चीजें याद करते हैं, जब हमने इंडिकेटर्स के अंदर जाके आपने हमें वो याद कराए थे बेटा, वो इसलिए कहा था कि आप सारा स्टैंडर्ड ओपन करके पर्चे के अंदर नहीं बैठे रहते, आपको फटाफट ये चीजें देखकर डिटरमिन करके आगे निकलना होता है। तो अगर पहले ही आपको ये बता देता तो आपने कहना था चलो यार ये तो लिखी हुई है, जहन के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी चीजें जो है ये आपको यहाँ से ओपन करके देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये असल कामयाबी जो आपको मिली, आपको बगैर यहाँ से बताए जो वहां पे पढ़ाया गया उस वजह से, ठीक है। ओके, उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एट मोर देन, ठीक है। फिर इंटरनल सोर्सेज के अंदर ये एक्सटर्नल थे, ये हमारे एक्सटर्नल थे, ये इंटरनल आ गए। एविडेंस इज अवेलेबल फॉर ऑब्सोलेसेंस ऑफ फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट, ठीक है जी। ऑब्सोलीट हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया। सिग्निफिकेंट चेंज विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एंटिटीज दैट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड और एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन न्यूचर फ्यूचर, नीचर नीचर नियर फ्यूचर। Significant change with the adverse effect on the entity have taken place during the period in the extent to which or manner in which asset is used or expected to be used, or evidence available for internal reporting indicate that economic performance asset is or will be worse than expected, ठीक है जी। तो डिविडेंड फ्रॉम अ सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, इसको बिल्कुल भी ना आप लीजिएगा, ये आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा बाहर की चीज है, ठीक है जी। तो एज को रहने दें। अच्छा, उसके बाद पैरा 39 पे आए। कंपोजिशन ऑफ एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर, ये देखो जी, आपको मैंने कहा था फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या क्या हो, तो पैरा 39 के अंदर लिखा हुआ है कि फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या क्या हो। अब आप फिर नाराज ना होना इस बात से कि सर आपने हमें ये क्यों नहीं बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। बेटा ये सारी बातें अगर बता दी जाती तो आपका वो जहन चलना ही नहीं था उस तरह से। अब ये सारी बातें आपको याद है। फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या क्या है जी? प्रोजेक्शन ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट, प्रोजेक्शन को हटा दो, मुश्किल लग रहा है। कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट, cash outflows that are necessarily incurred to generate cash inflows from continuing use of asset, net cash flows if any to be received at disposal of asset, यही कहे थे ना, यही होने चाहिए, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद पैरा 44 पे जंप करके आओ। फ्यूचर कैश फ्लोज शेल बी estimated for the asset in its current condition. Estimate of future cash flow shall not include estimated future cash inflow that are expected to arise from future restructuring or improving or enhancing assets performance. ये बातें भी लिखी हुई थी, आपको याद है, यहाँ हाईलाइट कर लो। 44 के बाद आगे आओ 50 पे। एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश शैल नॉट इंक्लूड कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन का आना जाना, इंटरेस्ट या इनकम टैक्स का आना जाना, याद है आपको, ठीक है। तो ये 50 को हाईलाइट कर लो। आपको पता है कि ये कैश फ्लोज नहीं, ये कैश फ्यूचर कैश फ्लो वैल्यू यूज वाले कैश फ्लोज के अंदर ये चीजें नहीं आती, लोन का आना जाना, इंटरेस्ट का पे होना या इनकम टैक्स का आना जाना, ये कैश फ्लोज नहीं लेते थे, इररेलेवेंट थे। आपको याद है अब इस वक्त, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट कर लें, जो आपको याद है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन केस कोई बच्चा भूल जाए तो। डिस्काउंट रेट कौन सा हो, आपको याद करा दिया था, प्री टैक्स डिस्काउंट रेट होगा, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करेगा करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट फॉर विच फ्यूचर। यानी कि आपको कहा था कि एक तो आपने जो है वो प्री टैक्स रेट लेना है, ठीक है, और दूसरा आपने स्पेसिफिक टू एसेट वाला रेट लेना है। तो भाई ये चीजें आपको याद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे लिखी हुई मौजूद है। अब हाईलाइट भी कर लें कि इन केस पर्चे में भूल जाए तो यहाँ से ओपन करके देख लेना कि डिस्काउंट रेट, 2-3 डिस्काउंट रेट दे दे, तो सिर्फ ये पैरा ओपन करके देखोगे, प्री टैक्स और स्पेसिफिक टू एसेट, सवाल से उठाओगे सवाल शुरू कर दोगे। इस तरह की हेल्प मिल सकती है स्टैंडर्ड से अगर आप ढूंढना चाहें तो, ठीक है। पैरा 60 पे आए, उसके बाद एम्पेयरमेंट लॉस शैल बी रिकॉर्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट लॉस अनलेस द एसेट इज कैरिड रीवैल्यूड, ठीक है जी। बस एनी इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट शैल बी ट्रीटेड एज रीवैल्यूएशन डिक्रीज। बताया हुआ है आपको कि रीवैल्यूड एसेट भी हमारा जो है वो इम्पेयर हो सकता है। अगर वो इम्पेयर हो, वैसे अगर नॉर्मल एसेट इम्पेयर हो कॉस्ट मॉडल वाला तो उसका इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस में जाता है, लेकिन अगर कोई रीवैल्यूड एसेट इम्पेयर हो तो उसको ऐसे लेना जैसे रीवैल्यूएशन लॉस होता है और ट्रीटमेंट वही सेम करना, ये पढ़ाया हुआ है पैरा 60 के अंदर, यही लिखा हुआ। पैरा 63 में आए, आफ्टर रिकॉर्डिंग एन इम्पेयरमेंट लॉस डेप्रिसिएशन charge for the year shall be adjusted in future years to allocate assets revised carrying amount less its residual value on a systematic। देखो भाई ये बात भी आपको याद है, ठीक है, कि हमने डेप्रिसिएशन को रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पर लेना होता है,
ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देंगे और रिमेनिंग लाइफ के ऊपर लेना होता है। तो सुभान अल्लाह, ये बात भी आपको याद करा दी और ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई थी। तो सर ऐसे ही आपने ना हमारे साथ फ्रॉड लगाया है। अच्छा भला हमें पता होता यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम कभी भी ये बातें याद ना करते और हम सारे पर्चे में इसी को खोल के बैठे रहते। चलें जी, आप जंप करके आए फटाफट, बाकी सारे इरेलीवेंट हैं आपके लिए। कोई कैश जनरेटिंग यूनिट है, कोई कॉर्पोरेट एसेट है, कोई गुडविल है, आपके काम की कोई चीज नहीं है। 110, पैरा नंबर 110 पे जंप करके आए। अच्छा जी, अब कभी कभी जैसे आपको इंडिकेशन होती है इम्पेयरमेंट होने की, ऐसे ही रिवर्सल की भी इंडिकेशंस होती हैं। तो एंटिटी शेल असेस दैट द एंड ऑफ देयर इज एनी इंडिकेशन दैट इम्पेयरमेंट लॉस इन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रायर पीरियड अदर देन गुडविल को तो ना करो। For an asset may no longer exist or have decreased. If such condition exists, the entity shall estimate recoverable amount. तो वही वाली बात आ गई, दोबारा recoverable amount निकालेंगे। In assessing whether there is any indication that impairment loss of an asset may no longer exist, entity shall consider minimum following indications. यहाँ पे भी indications हैं। अब बच्चों ये वही indications हैं, बस उल्टा दिए गए हैं। ठीक है, external sources में there observable indication that asset value has increased। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, वहां पे इंपेयरमेंट के इंडिकेशन लिखा हुआ था कि डिक्रीज हुई है, यहाँ पे क्या लिख दिया, इंक्रीज। तो भाई यहाँ पे हाईलाइट करके रख लो, सिग्निफिकेंट चेंज हुई है, ये इंडिकेटर्स आ गए आपके पास। वो पूछ ही लेता है, वो पूछता है एमसीक्यू के अंदर, ये कौन कौन से इसके अंदर से एक्सटर्नल है, कौन कौन से इंटरनल है। बेहतरीन, आपने यहाँ से ओपन करना है, यहाँ से देख लेना है। ठीक है, अब रिवर्सल के लिए वो पूछ सकता है। इंपेयरमेंट के तो अक्सर वो पूछता रहता है इंडिकेशंस। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के अभी तक नहीं पूछे तो पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, पैरा 111, इसको भी आप हाईलाइट करके रख लें। फिर पैरा 117 पे आए, रिवर्सिंग इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर क्या करना है, इंक्रीज कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। एक तो अदर देन गुडविल बार बार आ जाता है बीच में। इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट attributable to reversal of impairment loss shall not exceed carrying amount that would have been determined had no impairment loss in the। ये आपको बताया हुआ है, वही रूल जो मैंने आपको कहा था ना कि उसको हमने रिकवरेबल अमाउंट, रिवाइज बुक वैल्यू या बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू हैड देन बीन नो इम्पेयरमेंट वाले रूल को लगा के रिवर्सल करनी, जैसे सिखाया था वो वैसे ही करना है। लेकिन ये पैरा 117 और 119 के अंदर ये कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट के रिवर्सल का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बेटा असल में ना मुश्किल अंग्रेजी में लिखा हुआ था, वो वहां पे आपको रूल बना के ना आसान अंग्रेजी के अंदर आपको लिखा दिया हुआ है। ठीक है, और वो समझा भी दिया हुआ है। ओके, और सही है, जाग रहे हो, सबको आवाज आ रही है, सब मेरे साथ हैं? यस सर। पता नहीं कितने हैं। आ रही है सर। अच्छा जी, उसके बाद 19 के बाद हाँ ये भी कर लो। एक आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द शैल बी एडजस्टेड फॉर एलोकेट रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेस, वही वाली बात रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। यानी जब भी इम्पेयरमेंट हो या रिवर्सल हो, हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे, रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। ये करना आपको आता है, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, उसके बाद पेज 130 पे आओ, पैरा 130 में आओ। इसमें ना डिस्क्लोजर्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ दो तीन इसमें से हाईलाइट करनी है। एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर एन इंडिविजुअल एसेट, बस इतना सा। क्या, द इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस या रिवर्सल, द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड और रिवर्सल, और द नेचर ऑफ एसेट, बस। और इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारे आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, आपके स्कोप से बाहर की चीजें हैं। ओके जी, तो ये आपका IAS 36 हो जाता है। उसके बाद आपका रह गया IAS 40। तशरीफ लाइए IAS 40 पर। कितने मिनट दी रहेगी भी मीटिंग, अभी तो है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, इज ये तो फिर रिकॉर्डिंग इज और है, फिर अब यूट्यूब पे चढ़ाएंगे लोग, हंसेंगे ना, है ना, आप पे। क्या ख्याल है? सर पहले मुझे लेक्चर्स भी को सीखनी है। क्या? पहले मुझे लेक्चर्स भी तो यूट्यूब पे है ना, इस वाले। नहीं तो हम पे हंसेंगे नहीं कि यार ये कैसे शुगर लगाते रहते हैं, इनको तो तमीज ही कोई नहीं बात करने की है। सर खुद एंजॉय करना चाहिए बस। आए अल्लाह, मैं कुर्बान। सर उन्हें क्या पता वो। गुलकंद क्या होता है? अच्छा,
जी डेफिनेशंस पे आए, आखिरी स्टैंडर्ड है, जल्दी से खत्म करें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, लब्बो इतने कितने लिखे होना ये। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ, इसको ऐसे करें सिंपल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटलेशन और फॉर बोथ। ठीक है, बस आगे आगे वो कहता है रादर देन फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सेल ऑफ, वो तो भाई कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम होल्ड करते हैं फॉर रेंटल या अदर। ठीक है, ये दोनों चीजें तो नहीं होने की निशानी है ना, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना होने की निशानी क्या है, तो यहां पे इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे लिखा हुआ। अगली चीज है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और फॉर एडमिन पर्पस, जो ऊपर वाला लिखा हुआ नीचे लिख दिया। ठीक है, और फॉर सेल आगे लिखा होगा, सेल तो इन्वेंट्री बन जाता है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस आप बस हाईलाइट कर लें इसमें। उसके बाद पैरा 8 पे आए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये लैंड हेल्ड फॉर कैपिटलाइजेशन, लैंड हेल्ड फॉर कंट्री अनडिटरमिन्ड यूज, जितना इतना करो सिर्फ उतना। बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, आपके लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंस अलग अलग नहीं करने की जरूरत है, बहरहाल इतना सा याद रख लेना। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है हमने किराए पे दिया, और फाइनेंस लीज का मतलब होता है हमने उसी को एसेट दे दिया है। लेकिन खैर, अब ये याद रखो या ना रखो, आपके लिए वैसे रेलेवेंट नहीं है। बिल्डिंग दैट इज वेकेंट बट इज हेल्ड टू बी लीज्ड आउट, वो कहता है कि हमने रखी तो अभी खाली हुई, लेकिन रखना इसको किराए पे है। दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू बी एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैरा 8 के अंदर, इनको हाईलाइट कर लो, तो एमसीक्यू में काम ही दे जाए शायद। ठीक है, ऐसे ही पैरा 9 के अंदर फॉलोइंग आर एग्जांपल्स दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, ठीक है, तो वो तो IS2 बन जाता है। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी दैट इज लीज टू अनदर एंटिटी अंडर फाइनेंस लीज। तो याद ना करो, यहाँ पे लिखा हुआ तो रहे ना कि जो ऑपरेटिंग लीज के अंडर आपने किराए पे दी हुई है, मतलब ऑपरेटिंग लीज की है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। जो फाइनेंस लीज होती है वो नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर हाईलाइट करके रख लो, किसी MCQ में काम दे जाए तो दे जाए, वैसे प्रैक्टिकली आपसे नहीं पूछ सकता ये। ठीक है, उसके बाद 10 some properties comprise of a portion that is held for a capital and another held for production, और वही joint वाली। ठीक है, in these portion could be sold separately and entity account for portion separately. If the portion could not be sold separately, the investment property, ये आपको मैंने वैसे बताया हुआ है। जॉइंट जॉइंट हो तो अगर अगर अलग अलग बिक सकती हैं तो अलग अलग अकाउंट फॉर भी कर सकते हो, अलग अलग बिक नहीं सकती तो जिसका पोर्शन ज्यादा उसी की अकाउंटिंग कर लेना। ये पैरा 10 के अंदर लिखा हुआ है। पैरा 16 पे जंप करके आओ, रिकॉर्ड कब करना है। देखो ना, ये सारी बातें आपको आती हैं, आपको याद है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए आपको ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये स्टैंडर्ड सिर्फ तब खोलोगे आप इन केस आपको भूल जाता है कि कौन सी चीज, जैसे उसने लिख दिया IS16 के अंदर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, और भी 10 12 15 चीजें लिखी हुई हैं। अब आपको ज़हन नहीं आ रहा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को आपने एसेट कॉस्ट में ऐड करना है या नहीं करना। वैसे आपको याद है, मुझे पता है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपको नहीं ज़हन में आ रहा। तो आपने IS16 का वो कॉस्ट वाला पैरा ओपन किया, उसके अंदर लिखा होता फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को, कि ये कॉस्ट के अंदर नहीं शामिल करना। तो बस इस तरह से हेल्प मिल सकती है। तो पैरा 16 में आए, an owner and owned investment property shall be recorded as asset when and only when it is probable बेनिफिट विल फ्लो और कॉस्ट कैन मेजर रिलायबली। वही रेगनिशन क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये हर एक के साथ ही होता है। 20 में आए, इसको हम इनिशियली ऐड कॉस्ट करेंगे और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे इनिशियल मेजरमेंट में। अब 21 के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो देखो। कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम कंप्राइजेज परचेज प्राइस, डायरेक्टली expenses include for example professional fees, legal service, property transfer taxes and other transaction cost। अब भूल जाता है बंदा, ऐसी कोई चीज तो सामने ओपन करें, ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद 23 पे कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज्ड बाय, यानी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट में नहीं शामिल करने। स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेस incurred before investment property achieves planned occupancy और abnormal amount of wasted material labor और other sources। ठीक है जी, उसके बाद 23 के बाद यहाँ पर क्या पता लग गया क्या क्या चीजें कॉस्ट में आती हैं, क्या क्या नहीं आती। जैसे आगे 16 के अंदर भी हमें यहाँ पे हेल्प मिली थी, इस तरह से स्टैंडर्ड के अंदर से इसकी भी हेल्प पड़ी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ये चीजें याद की हुई हैं वैसे ही हमारे जहन में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पैरा 33 पे आओ।
fair value model. After initial recognition, entity that chooses fair value shall measure all investment property except, वो कहता है कि जी फेयर वैल्यू मॉडल अगर आपने चूज किया तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पे रखना है एक्सेप्ट 53 पैरा। 53 पैरा में जाके पढ़ाता हूँ। बेसिकली 53 पैरा में वो है जिसकी फेयर वैल्यू नहीं डिटरमिन हो सकती, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि जिसकी माफी है उसको अकेले को कॉस्ट मॉडल पे रख लो, लेकिन आप फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो सारी प्रॉपर्टीज को वैसे फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद पैरा 35 में है, A gain or loss arising from change in investment property shall be recorded in profit and loss for the period in which it arises. बस इसके अलावा और कुछ ना देखें। जंप करके आए अब उस 53 पे जिसमें मसला आ रहा था। कितने गया? आगे निकल गया 53। वाह कितना खूबसूरत बड़ा सा। There is a rebuttable presumption that an entity can reliably measure fair value of investment property on a continuing basis. अब आगे कहते हैं however कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। In exceptional cases there is clear evidence when an entity first acquire investment property that fair value of investment property is not reliably measured on a continuing basis. Oh, if an entity determines that fair value of investment property, अच्छा इसको छोड़, under construction ठीक है, is not इसको 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 एक मिनट अलग से, entity determines fair value of investment property, हाँ ये, if an entity determines that fair value of an investment property is not reliably measured on continuing basis, the entity shall measure that investment property using cost model in IAS 16. बस ठीक है जी। और the residual value shall be assumed to be 0. ठीक है। ऊपर वाले को मैं तो कहता हूँ रह नहीं दो, सिर्फ इतनी सी बात बहुत है, इतनी सी बात बहुत है। जिसकी फेयर वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते ऑन अ कॉन्टिन्यूइंग बेसिस के जी ये नहीं हो सकती थी, आप पहले दिन खड़े हुए आपने ये सोचा कि ये नहीं हो सकता, इसकी फेयर वैल्यू कभी नहीं आ सकती, उसको कॉस्ट मॉडल पे रख लो अंडर IAS 16 और उसकी रेजिडुअल वैल्यू को अज्यूम कर लो 0। ठीक है। लेकिन यहां पर वो स्टार PLC वाला सवाल आता है जो हमारा डिस्कस होने से रहता है, अब आप करोगे तो देख लोगे। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबकी तवज्जो चाहिए, मैं बीच में कोई डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको इनिशियली हमने सोचा था कि इसकी फेयर वैल्यू कभी भी डिटरमिन नहीं हो सकती है, हमने उसको कॉस्ट मॉडल पे रख लिया, बाद में उसकी फेयर वैल्यू आ भी जाए तो हमने उसकी फेयर वैल्यू पर उसको नहीं लेना, वो हमेशा फिर कॉस्ट मॉडल पे ही रहेगी। तो इनिशियल मेजरमेंट के वक्त हमने यही सोचा था कि इसकी फेयर वैल्यू कभी भी निकल नहीं सकती। ठीक है। तो स्टार PLC को ये बात ज़हन में रखते हुए आपने करके देखना, ये सवाल भी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ठीक है। आगे जाकर वो लिखा भी हुआ है, मैं आपको वो बता भी देता हूँ। बहरहाल ये 53 वो कहता है फेयर वैल्यू मॉडल जब लगाओ सब पे लगाओ एक्सेप्ट 53 पैरा। 53 पैरा कहता है कि जिसकी फेयर वैल्यू पहले दिन खड़े होकर देखो कि कभी भी नहीं डिटरमिन हो सकती नजर आ रही, उसको कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद 53 के बाद 56C में आओ ना। 56 आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एंटिटी that chooses cost model shall measure investment property in accordance with requirement of IAS 16। बस इतना सा है कि कॉस्ट मॉडल के अंदर अगर आप हो तो IAS 16 वाला कॉस्ट मॉडल आपने लगा लेना है। ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसफर ठीक है। तो यार यहाँ पे ना 53 के अंदर कहीं पे वो लिखा भी हुआ था यार, ये वाली बात जो मैं जबानी कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ स्टार PLC के अंदर आपने फेयर वैल्यू बाद में डिटरमिन हो भी गई तो नहीं करनी। उसकी वजह ये है once an entity becomes able to measure reliably, एक मिनट, it shall measure once transaction of property, only in entity in exceptional cases an entity is compelled to measure investment property using cost model measure fair value शायद कौन मेजर, हाँ ये वाली बात चलो आगे जाके आ जाएगी, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, मैं उसको बाहर जबानी मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट मॉडल पे रख लोगे जिसका इनिशियली आप खड़े होकर कहते हो कि इसकी कभी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, कॉस्ट मॉडल पे एक बार आपने रख लिया तो फिर अब वो कॉस्ट मॉडल पे ही है, फिर चाहे बाद में उसकी फेयर वैल्यू निकल भी आए तो आपने उसको फिर फेयर वैल्यू के ऊपर लेके नहीं जाना, चाहे आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो बाकी सब प्रॉपर्टीज को उसी पे रखा हुआ है, इसको नहीं लेके जा सकते। चलें जी, हम कहाँ पहुंचे हुए थे? ट्रांसफर्स के अंदर अब कुछ चीजें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे लिखी हुई मौजूद है, वो देख लें। 60 पे आए। फॉर अ ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कोई भी चीज, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर है और उसमें कोई भी चीज जो है वो उठकर वहां से जा रही है PPE में या IAS 2 में, तो
shall be वो कहता है the property deemed cost for subsequent with I-16 और IS-2 shall be its fair value। बीच में IFRS 16 को मैंने हाईलाइट नहीं किया, वो हमने पढ़ना ही नहीं है, पढ़ते हुए कि ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू टू ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री द प्रॉपर्टी डीम कॉस्ट फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग विद I-16 और IS-2 shall be its fair value at the date of change। ये आपको पता है, लेकिन बस यहाँ पे हाईलाइट कर लो, कोई मसला नहीं है, पता है आपको। 61 में कहता है अगर ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यानी कि I-16 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाता है तो फिर उसके साथ क्या करना है, आपने उसको I-16 के अंडर जो है वो रीवैल्यू करना होता है। ठीक है जी। The entity shall treat difference that date carrying amount of property in accordance with I-16 and its fair value in the same way in revaluation accordance with I-16। वही वाली बात, तो I-16 वाली रिवैल्यूएशन करके उसको ले जाएंगे। 61 के बाद आगे आ जाए जी। सर वो मैंने ये पूछना था कि IS-2 से जब हम 40 में जाते हैं तो पहले इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे ना IS-2 को। वो आगे लिखा हुआ है ना भाई, अभी तो उसने IS-2 से कहा है कि लेके आओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अभी तो उसने कहा है 60 के अंदर कहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से चला जाए IS-2 में या I-16 में। 61 में उसने कहा है कि IS-16 PPE से आ जाए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। ठीक है ना। तो वैसे तो मैं कहता हूँ 60 के बाद 61 को भी आप हाईलाइट ना करें, मैं आपको आगे जाकर करवाता हूँ। 60 के बाद आप आए 63 में। 63 में कहता है for a transfer from inventory to investment property that will carry fair value, any difference between fair value of property at date it previously shall be recorded in profit and loss। अब आप क्लियर होगी ये बात। यहां पर उसने लिखा हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और यहां पे वो कह रहा है कि उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, कोई गेन लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके। यार ये चीजें पढ़ी हुई हैं, कोई नई चीज इनमें नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कोई नई चीज इनमें नहीं है। तो पैरा 61 भी हाईलाइट करके रखो। ठीक है जी। सर जो 53 में एक बात नहीं समझ आएगी, उसने एंड पे लिखा है रेजिड्यूल वैल्यू 0 होगी, हम एज्यूम करेंगे। यार वो ये कहता है कि अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन हो ही नहीं सकती सारी जिंदगी, तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू अज्यूम कर लेना जीरो। अगर वो जीरो ना, अगर ना दे तो जीरो ही अज्यूम करते हैं हम नॉर्मली, कॉस्ट ही बताई सर होती है ना। हाँ वो ये लिखा हुआ है। ठीक। अच्छा जी, तो ये इतनी सी बात आपने पैरा 61 के अंदर हाईलाइट रखनी, इसलिए मैंने हाईलाइट की हुई है। या इससे कोई अगर एडिशनल एक आधा लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो निकाल लेना आप खुद ही। अच्छा जी, उसके बाद पैरा अच्छा डिस्पोजल, आपको पता ही है डिस्पोजल का प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्पोजल गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कोई इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर के अंदर एक मिनट यार, मुझे ना जरा यहाँ पे एक बार फिर तसल्ली करने दो। 56 सी हो गया, 53 के बाद हाँ 56 सी हो गया, 56 सी के बाद 57, इसको हाईलाइट करो यार। ट्रांसफर के अंदर कहता है ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शेल बी मेड व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन यूज एविडेंस बाय कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन फॉर। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कब ट्रांसफर करना है। जब आपने किसी को जो है वो मतलब कि किराए पे थी उसको यूज करना शुरू कर दिया, कोई यूज वाली थी उसको किराए पे दे दिया है, कोई यूज वाली थी उसको सेल के ऊपर लगा दिया, वगैरह वगैरह। ये उसने जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये भी आप हाईलाइट करके रख लें ट्रांसफर कब करना है। ठीक है ना। अच्छा उसके बाद 60, 61 हो गया, 63 भी हो गया, ये सही जा रहा है। 65 पे आओ। व्हेन एंटिटी कंप्लीट्स, हाँ जब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसको आप कॉस्ट भी नॉर्मली रखते हैं, लेकिन जब वो आ जाए कंप्लीट हो जाए तो उसकी फेयर वैल्यू लगवा के उसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर वही उसकी फेयर वैल्यू तो कोई गेन लॉस नहीं आएगा। ऐसे ही आपको समझाया हुआ है। खैर 65 के बाद 69 पे आए। गेन और लॉस राइजिंग फ्रॉम रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ shall be determined as difference between net disposal proceed and carrying value for profit and loss। ठीक है जी। इन द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट जी, अब बेचो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना, ये उन्होंने लिखा हुआ है। बड़ी मेहरबानी जी। डिस्क्लोजर्स पे आए। डिस्क्लोजर्स के अंदर आपने 75 पे आना है। ऊपर अंग्रेजी से अंग्रेजी लिखी हुई है, फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से कहानी शुरू होती है 75 से। ये भी अगेन डिस्क्लोजर आपको याद है किताब में किए थे, स्नेक वाले सवाल में बनाए थे, बल्कि एक रिसेंट टाइम वाले सवाल के अंदर भी उसको देख लिया था, और मैंने कहा था ये 16 जैसे ही हैं। बहरहाल अब यहाँ पे हाईलाइट करके रख लें इनको। 75 ए भी करो। फिर व्हेन क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट,
द क्राइटेरिया यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन ओनर ऑक्युपाइड, क्या आपने कैसे डिस्टिंग्विश किया कि ओनर ऑक्युपाइड है या दूसरी है, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू इज मेजर्ड बेस्ड ऑन वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यू, ये अंग्रेजी जो लिखी होती है हम एज इट इज उठाकर लिख देते थे, ठीक है। एफ के अंदर द अमाउंट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर रेंटल इनकम और डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस बस उससे आगे नहीं जाना आपने, ठीक है। 3 4 आपने बिल्कुल भी नहीं लेने, काटना मत, आगे जाके बड़े होकर ये रेलेवेंट हो जाते हैं। फिलहाल आपने सिर्फ ये 2 चीजें लिखी भी हुई थी हमने, मैंने आपको हाईलाइट भी वही करवा दी, ठीक है जी। उसके बाद जी में कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन वगैरह या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो ये सारी बातें आपको किताब के अंदर लिखी पढ़ी दिखाई हुई थी, यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा। फेयर वैल्यू मॉडल में वो कहता है पैरा 76 में, in addition to disclosure in 7500 shall apply, entity that applies fair value model shall disclose a reconciliation between, ठीक है। एंटिटी जो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रही है वो रेकन्सिलेशन बनाए जिसके अंदर एडिशन बताए, जिसके अंदर disclosing separately addition resulting from acquisition or those from, बस इतनी लंबी कहानी आपके सामने नहीं आएगी, एडिशंस बता दें, ठीक है जी। बी को छोड़ें, सी में आए, उसको भी छोड़ें, नेट गेन लॉस फ्रॉम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बता दें, ई को भी छोड़ दें, ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेंट्री या कोई चीज़ें आई हैं, ठीक है, और कोई अदर चेंजेस हैं, तो आपने सिर्फ ये हाईलाइट करके रख लेना जो हमारे रेलेवेंट है। रेकन्सिलेशन बनानी है, एडिशन बताओ, गेन लॉस फेयर वैल्यू वाला बताओ, ट्रांसफर इन आउट बताओ, ठीक है जी। फिर पैरा 77 में आते हैं आप, इसको रहने दें। फिर पैरा 78 में आ जाए, इसको रहने दें, पैरा 78 में आए। 78 में कहता है कि जी वो एक्सेप्शनल केसेस जो ऊपर बता के आए हैं कि जी आपके एसेट की कॉस्ट नहीं निकल, फेयर वैल्यू निकल सकती, मजबूरन उसको कॉस्ट पे रख लो, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमने उसको IAS 2 के अंदर तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन इन एडिशन एक तो आप उसको क्या करोगे, मैयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग कॉस्ट मॉडल, और उसको आपने रेकन्सिलेशन भी जो बनानी है ना वो उसी तरह से बनानी है जैसे ऊपर लिखी हुई है, लेकिन वो कॉस्ट मॉडल वाली बनानी है, हमने बनाना सीखा हुआ था। इन एडिशन एंटी शेल डिस्क्लोज डिस्क्रिप्शन, बलोचिस्तान प्रॉपर्टी है जी, वो जी दूर दराज इलाके में नहीं हो सकती, और कोई रेंज है तो वो भी बता दो, ठीक है। और इफ डिस्पोजल ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी इज नॉट कैरिड एट फेयर वैल्यू, तो फैक्ट एंटिटी हैज डिस्पोज्ड ऑफ कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टाइम, इसको रहने दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डी को रहने दें, ठीक है। और 79 अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो पैरा 79, इन एडिशन टू डिस्क्लोजर ऑफ 75 पैरा डेफिशन मेथड यूजफुल लाइफ रेकन्सिलिएशन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट डेफिशन, ठीक है, और उनकी रेकन्सिलिएशन बता दो, एडिशंस की, एसेट क्लास डेप्रिसिएशन की, इम्पेयरमेंट लॉसेस की, ट्रांसफर टू और फ्रॉम की, बस ये आपने हाईलाइट रखने हैं, ठीक है, सारे नहीं करने, ओके। तो जरा इन डिस्क्लोजर्स को आराम से देख लें एक दफा, ये ना हो फिर वीडियो आपको ओपन करनी पड़े, मेरा दिल है फिर वीडियो ओपन ना करनी पड़े। टाइम है अभी, अभी है, अभी है, ठीक है जी। तो इसमें आपने देखना जी डिस्क्लोजर के अंदर ये पहले डिस्क्लोजर्स हैं। बेटा जाए में मीटिंग हो रही है, चले शाबाश, भागे भागे भागे, नहीं मीटिंग देख के क्या करना है, चले चले शाबाश चले, ओके। 75 के अंदर आपने ये हाईलाइट करने हैं, और 76 के अंदर सिर्फ एडिशन, फिर डी और एफ करना है। 78 के अंदर ABC करना है, डी को रहने दें। 79 के अंदर भी आपने बस ये चीज़ें जो है वो हाईलाइट करनी है, ठीक है जी। तो हमारे स्टैंडर्ड्स की हाईलाइटिंग होती है ख़त्म। अब कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको हम शुरू करते हैं। यार मेरी तस्वीर ही बंद हो गई है, चलो मेरी तस्वीर देख के तुसी की करना। अच्छा यार ऐसा है, अभी ना 2 मिनट और 41 सेकंड की ये मीटिंग सिर्फ रह गई है, ठीक है ना, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और 2 से 3 मिनट में दोबारा मैं मीटिंग ऑन करता हूँ, उसमें फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, ओके। ओके सर।